दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो दोस्तों, बायोलॉजी का एक चैप्टर करने के बाद अब वक्त है फिजिक्स का भी एक चैप्टर कर लिया जाए। तो फिजिक्स सब्जेक्ट इस साल सबसे ज़्यादा हार्ड है 11th में, बिकॉज़ बायोलॉजी में भी आप लोगों को पिछले साल से रिलेटेड है, 9th से रिलेटेड सिलेबस है, मतलब उतना रिलेटेड नहीं है बट डीप में है। और फिजिक्स की बात करें तो आप लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था उसके ही ऊपर है, बट वो बेसिक उतना काम नहीं आएगा जितना आप लोगों को इसमें दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करें तो सबसे मोटी टेक्स्ट बुक भी यही है, काफ़ी भारी सब्जेक्ट है, सबको हार्ड लगता है। ठीक है, बट मैं आप लोगों को आज इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि पहला चैप्टर आप लोगों को एकदम ईजी समझेगा। हालांकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, मैं एक शॉट में पढ़ा रहा हूँ, वीडियो में एक शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो की लेंथ आप लोग बोलोगे सर ने 1.5 घंटा 2 घंटा लिया है, बट फिर भी आप लोग दूसरे यूट्यूबर को देखो तो उन्होंने कई पार्ट्स में पढ़ाए हैं, तो उनके अगर सभी पार्ट्स को टोटल करोगे तो वो 9 घंटा 8 घंटा होगा। तो सोचो कहाँ 9 घंटा 8 घंटा, कहाँ 1.5 घंटा, तो कौन सा बेटर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देखो, बढ़िया से सब कुछ समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर फिज़िक्स का, स्टैंडर्ड 11th का। और हम लोगों का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो ये तो बिग स्क्रीन है, हम लोगों की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ेंगे। स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा पूरा। मैं आप लोगों को ऐसा विजुअलाइज कराऊंगा कि कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे और फिर जहाँ पे विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर पढ़ाऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन समझेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, डेंसिटी, टेम्परेचर, बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव साइंस है जहाँ पे हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों ने क्वांटिटी की बात की यहाँ पे। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ यहाँ पे 2 टाइप की होती है। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे आप लोग क्वांटिटी। सो वन इज़ योर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर इज़ योर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को एरो करके दिखा दी है वहाँ पे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, बेसिक से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो अपने मेज़रमेंट के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की बात आई मेज़रमेंट की। ठीक है, किसी के भी ऊपर अपने मेज़रमेंट के लिए डिपेंड नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को निकालने के लिए हम लोग किसी और क्वांटिटी की मदद लेते हैं क्या, जैसे अभी मुझे लेंथ निकालना है। ठीक है, सामने लेट मी ट्राई। ठीक है, मैं आप लोगों को शो करता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, पूरा ब्लैक स्क्रीन रखा है आप लोगों के लिए। समझ लीजिए यहाँ पे रॉड है। ठीक है, तो इस रॉड को मेज़र करने के लिए मैं किसी ना किसी स्टैंडर्ड का यूज़ करूँगा, या तो मैं मीटर का यूज़ करूँगा, या मैं सेंटीमीटर का यूज़ करूँगा, या मैं मिलीमीटर का यूज़ करूँगा, या मैं किलोमीटर का यूज़ करूँगा। जो मुझे जमेगा मैं उसका यूज़ करूँगा। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ठीक है, और इन स्टैंडर्ड को जिनका यूज़ मेज़रमेंट के लिए किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट भी आपका इसी के साथ क्लियर हो गया। तो यूनिट के बाद हम लोग क्वांटिटी के बाद हम लोग यूनिट ही पढ़ने वाले। सो ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, सो अब आप लोगों को वो बताता हूँ। समझ लीजिए ये आपके पास एक रॉड है। ठीक है, इसको मुझे नापना है कि भाई इस रॉड की लेंथ कितनी होगी। शांति से मैं इंच टेप लेकर जाऊँगा, या फिर आई विल गो विथ अ स्केल लेकर जाऊँगा और फिर मेज़र कर लूँगा। समझ लो इसकी लेंथ निकली 5 मीटर। ठीक है, सो 5 मीटर बड़ा स्केल तो आता नहीं, बट फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से इसको मेज़रमेंट कर लिया। तो मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ी, बस मुझे एक यूनिट की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ मीटर। तो ये क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी अभी बताऊंगा तो ये क्लियर एकदम हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी अभी इतना समझ लो कि वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर अपने मेज़रमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। मास भी उसी तरीके का होता है, मैं मास तुरंत फाइंड कर सकता हूँ। और क्या था तीसरा हम लोगों का, टाइम को फाइंड करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने आप फाइंड कर सकते हैं। आप ही सोचो ना, टाइम को फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत है, घड़ी की, बट घड़ी एक क्वांटिटी नहीं है भाई। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट मी रेज दिस पार्ट। डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ठीक है,
डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होती है अपनी मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे है वेलोसिटी, समझ लो, ठीक है। आई एम टेकिंग वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जांपल। यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख लो या स्पीड लिख लो, आपको जो जमता है वो लिखो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी का यूनिट चाहिए तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम रहना चाहिए, जो कि लेंथ है। लेंथ क्या हो गया, अभी दूसरा क्वांटिटी हो गया। मतलब वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, दैट इज़ लेंथ। और टाइम के भी ऊपर डिपेंड है। तो टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड है और लेंथ के ऊपर डिपेंड है। विदाउट लेंथ एंड टाइम वी कांट फाइंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीके से वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से हम लोगों का स्पीड भी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, और इस तरीके से डेंसिटी हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों की डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद के बिना नहीं फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक क्वांटिटी को बढ़िया से डिराइव करेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। डोंट वरी, वीडियो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आया किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। मतलब जैसे स्पीड को डिराइव करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए और टाइम भी चाहिए। विदाउट डिस्टेंस वी कांट फाइंड द लेंथ, विदाउट टाइम वी कांट फाइंड द टाइम। और टाइम और लेंथ नहीं रहेगा तो मेरे पास स्पीड नहीं रहेगा, मतलब वो डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए अब एक एक डिराइव करते हैं। तो कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले स्पीड। स्पीड का हम लोग पहले डेफिनीशन देखेंगे, फिर उसको बढ़िया से डिराइव करेंगे, ठीक है। सो स्पीड का क्या है डेफिनीशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करते हो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। इसको ज़्यादा डीप में बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज स्पीड आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। 9th में आपने पढ़ा, 10th में आपने पढ़ा, और स्पीड तो आप बचपन से जानते थे, ठीक है। तो हम लोग अब स्पीड का यूनिट डिराइव करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर होता है, लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ है। लेंथ किस में मेजर होता है, मीटर में बेसिकली। और टाइम क्या होता है हम लोगों का, सेकंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ms-1, ये इसका यूनिट है। और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, इसको मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। बट हम लोगों को इसको अगर एक रेशियो में लिखना है, बिना रेशियो के लिखना है, तो इसको हम लोग ms-1 लिखते हैं। देखो कैसे, अब ये जो यहाँ पे s है हम लोगों का, इस पर पावर 1 है। तो s जब ऊपर जाता है तो इस पर जो पावर है वो -1 हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, समझे। तो गैस क्वांटिटी का डेरिवेशन तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कुछ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम्स कौन कौन से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप लोग पूरा लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 टाइप है हम लोगों का। पहला है CGS, दूसरा है MKS, तीसरा है FPS, ठीक है। ये 3 ही क्वांटिटी का यूज़ पहले होता था, और फिर 1971 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया SI। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मतलब मीटर किलोमीटर, सॉरी मास किलोमीटर सेकंड, और FPS आपका हो गया फुट पाउंड और सेकंड, और SI आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो 1971 के पहले कैसा होता था कि कंट्री के ऊपर वो डिपेंड था। अभी जैसे कंट्री को CGS रखना है वो CGS रख सकती है, MKS रखना है MKS रख सकती है, FPS रखना है FPS रख सकती है, SI रखना है SI रख सकती है, ठीक है। तो कंट्री के ऊपर पहले डिपेंडेंट था। बट क्या हुआ कि 1971 के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। तो किस तरीके से क्यों ये किया गया वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बढ़िया से। चलिए स्क्रीन पर ही अपनी नज़र रखिए। ये ग्लोब है हम लोगों का, ठीक है, एकदम सर्कल बना रहा हूँ, ये ग्लोब है। यहाँ पे इस तरीके से मैं 3 कंट्रीज़ बना देता हूँ। ये कंट्री A है, ये कंट्री B है, ये कंट्री C है, ठीक है। कंट्री A में समझ लो किसी चीज़ की यहाँ पे डिस्कवरी हुई, ठीक है, किसी चीज़ की यहाँ पे डिस्कवरी हुई है, आप लोग पूरा डिस्कवरी लिख दो। और इन लोग यूज़ करते हैं CGS यूनिट। पहले तो ऐसे ही होता था, C यूज़ करता है, C कंट्री यूज़ करता है FPS यूनिट, और B यूज़ करता है MKS यूनिट, ठीक है। इस तरीके से इनका यूज़ ऑफ यूनिट है। तो अभी कुछ ना कुछ डिस्कवरी हुई है A कंट्री में, और ये साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की है फिजिक्स में, ठीक है।
तो फिजिक्स में डिस्कवरी की है तो इन्होंने लेंथ कौन सा यूज़ किया होगा, सेंटीमीटर यूज़ किया होगा, ग्राम यूज़ किया होगा और सेकंड यूज़ किया होगा। बट यहाँ पे क्या इन लोगों ने यूज़ किया होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, ये मुझे लगता है ये मैंने के को एम को मास बोल दिया था, बट ये मास नहीं था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। एम होता है मीटर, के होता है किलोग्राम और एस होता है सेकंड। तो ये किलोमीटर, मीटर और सेकंड यूज़ करती है, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज़ करती है, ये फुट, पाउंड और सेकंड यूज़ करती है। तो भाई कितना मुश्किल हो गया, कितना इनकन्वीनियंट प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इनकन्वीनियंट। ठीक है, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इनकन्वीनियंट। अब इस प्रोसेस में अब एफपीएस में पूरा डेटा कन्वर्ट करना होगा, तब जाके कंट्री सी को मिलेगा। एमकेएस में करेंगे तब जाके कंट्री बी को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इनकन्वीनियंट हो गया था, तो इसीलिए 1971 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस लाई गई। ठीक है, 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, और हर एक कंट्री के मेंबर्स यहाँ पे आए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है बट आप लोग समझ सकते हो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पे कई सारे मेंबर्स आए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सभी लोगों ने क्या कहा कि हमें सच में एक ना एक क्वांटिटी की ज़रूरत है, मतलब एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो, ताकि सब लोग बेसिकली वही यूनिट यूज़ करें, बाकी जो यूज़ करते हो करते रहो। तो वो यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया, वो था एसआई यूनिट। उसके बाद किसकी एंट्री हुई, एसआई यूनिट की। और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरी कंट्री, बट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, हर कंट्री ने। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी रही होंगी जिनको लगा होगा कि ये चीज़ नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग डॉलर की बात करें तो डॉलर एक इंटरनेशनल यूनिट है। जब भी ट्रेड वगैरह होता है कंट्री के बीच में तो उसको डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डॉलर सबसे ज़्यादा फेमस है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सबसे ज़्यादा बेसिक है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद हम लोगों का रुपीज़, रियाल, पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, सो डॉलर इज़ द लाइक एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की तरह हम लोगों का डॉलर। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया एसआई यूनिट की पूरी कहानी किस तरीके से हुआ। मुझे उम्मीद है पूरा आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी रिवाइज़ कर लो। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड रहती है अपने मेजरमेंट के लिए, जैसे लेंथ, मास, टाइम। और डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। डिराइव्ड क्वांटिटी में हम लोगों ने स्पीड फाइंड किया था, अब बारी आती है लेंथ की। तो चलिए हम लोग पहले डेफिनेशन देख लें। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। उसमें डिस्टेंस था, इसमें वेलोसिटी है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप लोग बोलोगे सर ये एस क्या है, एस बताने की ज़रूरत नहीं भैया, वो टाइम है। सो एस हो गया मीटर में, टी हो गया सेकंड में। सो इसको एम पर सेकंड, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, या फिर एक ही रेशियो में लिखना है तो ms-1 भी लिख सकते हो। कैसे आया वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। चलिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं हम लोग, और ये टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, टेक्स्ट बुक में से ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीसरा है एक्सेलरेशन, और इसका जो डेफिनीशन है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये किस पे डिपेंड है, ये v पे डिपेंड है और t पे डिपेंड है। ठीक है, सो आप लोगों का एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बैठता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। मतलब ये डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन। डेल्टा मतलब क्या, चेंज इन। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा वी। मतलब ये v पे डिपेंड रहेगा और टाइम पे डिपेंड रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक एस ये है ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हम लोग इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, या फिर हम लोगों को इसको एक ही रेशियो में लिखना है तो इसको हम लोग ms-2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद मैं वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होगा, मतलब एक नया टाइप का सिलेबस शुरू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी देखते हैं। अगली डिराइव्ड क्वांटिटी है हम लोगों की फोर्स। ठीक है, फोर्स इट इज़ अ क्वांटिटी विच कैन चेंज और टेंड द स्टेट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकता है, और उसकी जो स्टेट है, जिस स्टेट में हो उसको भी चेंज कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस मत समझना, ऐसा नहीं होता है। तो फोर्स समझ में आया क्या होता है। तो अब हम लोग फोर्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला है
द फार्मूला फॉर द फोर्स इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास होता है हम लोगों का kg और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल होता है 1 न्यूटन के। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो योर फोर्स इज़ इक्वल टू न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन। तो ये हो गई हम लोगों की चौथी क्वांटिटी। अब अगला पढ़ते हैं, वर्क की बात करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि वर्क कब होता है? जब फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो वर्क का फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं एफ होता है। वर्क इज इक्वल टू एफ। तो फोर्स का क्या हो गया हम लोगों का? न्यूटन, और ये एम हो गया मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। सो ये हो गया एन, और 1 Nm इक्वल होता है 1 जूल के। सो वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, और 1 Nm कितना इक्वल होता है? 1 जूल के। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 1 Nm इज़ इक्वल टू 1 जूल। अब बात करते हैं छठी क्वांटिटी की, जो है एनर्जी। चलिए एनर्जी देखते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। मतलब वर्क करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। मतलब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है पावर पे। ठीक है, क्योंकि वर्क करने का हम लोगों को जो क्षमता है उसको क्या है? वो पावर है। सो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो। सो पावर का जो फॉर्मूला है वो वर्क अपॉन टाइम है। इवेंचुअली हर बोर्ड में लगभग सेम ही रहता है, तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है दैट इज़ वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या है? वॉट है, या फिर जूल पर सेकंड उसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोगों का 7वां डिराइव्ड यूनिट है मास। तो मास का हम लोगों को जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मास का जो डेरिवेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इवेंचुअली ये मास हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी केजी से ही है। ठीक है, बट केजी जो है वो किस तरीके से साइंटिफिकली बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स हो जाएगा, सॉरी फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है हम लोगों का केजी। ठीक है, 1 kg कितना होता है? न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg। ये होता है मास का यूनिट 1 kg। ठीक है, इवेंचुअली ये बेसिक क्वांटिटी है, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया कि 1 kg अगर हम लोग देखें तो किसके इक्वल होता है। अब बात करते हैं वेट की। सो वेट इज़ द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या है? वेट हम लोगों का एक फोर्स है। वेट क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सिंपली डायरेक्ट लिख दो आप लोग, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मास पे भी डिपेंड होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया, आपको छोड़ धीरे से उसको मारा, मतलब वेलोसिटी कम रखी और मास भी कम रखा, तो मोमेंटम कम होगा। बट मैंने अगर उसी छोटे से मास को ज़ोर से फेंक के मारा तो आप लोगों को चोट लग सकती है, इवन इंजरी भी हो सकती है। मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, मास फिर भी कम था, तो दोनों पर वो डिपेंड करता है मोमेंटम। ठीक है, आप समझ लो बड़ा सा पत्थर लाया और मैंने धीरे से ही आपके ऊपर छोड़ा, बट फिर भी आप लोग वहाँ पे दब जाओगे। तो मोमेंटम यहाँ पे मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। या तो मास ज़्यादा होगा या तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, या दोनों ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। ओके, इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हम लोग जानते हैं केजी में होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ पी। इसका यूनिट आप लोगों को आज तक मालूम नहीं रहा होगा, बट आज डेरिवेशन की वजह से आप लोगों को मालूम पड़ गया। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, और डेंसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। उसके बाद हम लोगों का ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं, यूनिट्स जो हैं, उनका टेबल देख लेंगे। चलिए, डेंसिटी इज़ द मास पर वॉल्यूम। मतलब कितना मास है वॉल्यूम पे, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, कितनी गहराई है वहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं इस लेटर से, और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था। देखो, मोमेंटम की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो इनका फॉर्मूला डेफिनेशन से ही समझ में आता है। मास हो गया केजी, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब, और यू कैन राइट इट इन 1 रेशियो एज kg/m-3। एक रेशियो में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, वरना मीटर क्यूब लिखो। ठीक है,
समझ में आया डेंसिटी। नाउ वी विल गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। इट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आई थिंक। तो समझ लो यहाँ पे एक मड है, ठीक है, दलदल है यहाँ पे, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे बढ़िया से। ये एक मड है और एक बंदा यहाँ पे ऐसे सो गया है दलदल पे जाके, उसको ऐसा लग रहा है ये मिट्टी है, धरती से चिपक गया है, इसको नाम दे देते हैं बी। और एक बंदा यहाँ पे ऐसा खड़ा है दलदल में गलती से धंस गया है, इसका नाम दे देते हैं ए। तो आप मुझे बताओ कि कौन पहले दलदल में धंसेगा, जो खड़ा है वो पहले धंसेगा या जो सोया है वो पहले धंसेगा। ऑफ कोर्स जो खड़ा है वो पहले धंसेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसका जो एरिया है ये एरिया कम ले रहा है, ठीक है। इसका भले ही जो फोर्स है वो ज़्यादा होएगा कम होएगा, दोनों का फोर्स सेम है, ठीक है। दोनों का जो मास है वो 60 kg है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो मास 60 kg है तो दोनों जो फोर्स लगा रहे होंगे वो सेम होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, Gm/r², ठीक है। तो हम लोग जब अपना फोर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है mg, तो मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आप समझ लो कि दोनों का मास भी कांस्टेंट है, दैट इज़ 60 kg। तो 60 kg ही दोनों का मास है। तो यहाँ पे कौन पहले जाएगा, ये पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट हो गया, बट ये किस पे और डिपेंड है, ये एरिया पे डिपेंड है। जो एरिया ज़्यादा ले रहा है वो लेट जाएगा, ठीक है, और जो एरिया कम ले रहा है वो पहले जाएगा। कैसे, हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया ज़्यादा लेगा तो फोर्स कम आएगा। जैसे एरिया समझ लो ले लिया 100, तो ये फोर्स आ गया 0.6 सिर्फ। अब जो सीधे खड़ा था उसने एरिया लिया सिर्फ 20 ही लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो 60/20, उधर 0.6 आया था और इधर 3 आया है। सोचो कितना ज़्यादा फोर्स इस पे लग रहा है बी पे और कितना कम फोर्स ए पे लग रहा है। तो कौन पहले जाएगा, 0.6 वाला लेट जाएगा और 3 वाला पहले जाएगा। तो इस तरीके से होता है प्रेशर। अब प्रेशर का यूनिट हम लोग डिराइव कर लेते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन अपॉन एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो n मीटर स्क्वायर दैट इज़ पास्कल। इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, आप लोगों ने पहली बार सुना है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, धीरे धीरे कई बार सुन लोगे, ठीक है, और कई बार सुनने के बाद अच्छे से याद भी हो जाएगा। और 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर के। ओके, सो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फ्रॉम टेक्स्ट बुक। चलिए यहाँ पे आपके सामने फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। इवेंचुअली मुझे पहले आपको बता देना चाहिए था, बट हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी करने लग गए थे, बट डोंट वरी, पहले जाने बाद में जाने तो। दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनका नाम, इनका एसआई यूनिट, इनका सिंबल आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक है। 11th जो है आपका बेसिक बना रहा है, 10th और 11th आपका बेसिक बना रहा है, 12th में आप लोगों को हमला करना रहेगा, ठीक है। सो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसका सिंबल है एम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उसका सिंबल है एस। और टेम्परेचर का केल्विन, उसका सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, उसका सिंबल है ए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला और इसका सिंबल है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग मोल जानते हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था 4th या 5th चैप्टर में, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। 4th चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो टेबल को अच्छे से आप लोग 2-3 बार बना ले ताकि याद हो जाए। और आप लोगों को सिस्टम ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स बता दिया मैंने। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में सिर्फ यहाँ वेलोसिटी और मोमेंटम बताया गया है, बट मैंने बहुत सारी यूनिट्स आप लोगों को बता दी, मोर देन इनफ। मुझे लगता है मज़ा भी आया होगा और आप लोग करना भी चाहते होगे, बट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, हम लोग नोट्स में चलेंगे, बस यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन ही देख लें। बिसाइड द 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, बिसाइड द 7 फंडामेंटल या फिर उनको बेसिक यूनिट कहें, हमारे पास 2 और यूनिट्स हैं जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। उन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक है प्लेन एंगल डी थीटा और एक है सॉलिड एंगल डी, ये हम लोगों का सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो प्लेन एंगल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। आई शुड राइट प्लेन एंगल आखिर होता क्या है, ठीक है। इसको डी थीटा बोलते हैं और जो इसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन।
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ds/r होता है। ds मतलब जो आप लोगों का वो हुआ आर्क लेंथ, ठीक है। ये आर्क लेंथ क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसका जो यूनिट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ये तीसरी बात। तो डायमेंशन लेस का मतलब आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब मैं आप लोगों का वो टॉपिक लूँगा। तो क्योंकि डायमेंशन लेस इसलिए होता है क्योंकि एस का यूनिट हो गया मीटर, आर का यूनिट हो गया मीटर, मीटर मीटर कट के आंसर 1 आ गया। मतलब यहाँ पे डायमेंशंस कोई है ही नहीं। तो इसका यूनिट रेडियन होता है और ये रेडियन कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। इस रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं वर्ड रेड से, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रेड। अब चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कोई एक गोला सा स्फीयर है आपके पास, ठीक है। अब स्फीयर में आप लोगों को रेडियस दिया हुआ है और यहाँ से एक आर्क दिया हुआ है, ठीक है। ये आर्क को ही हम लोग बोलते हैं ds, लेंथ ऑफ आर्क। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा होगा लास्ट ईयर 10th में, 7.3 में आप लोगों को अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे और इस साल भी है आप लोगों को लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हो गया ds और इसको मैं बोलूँगा d थीटा, इसको मैं बोलूँगा d थीटा। यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने रेड से मार्क किया है इसको बोलेंगे d थीटा, पिंक है वो इवेंचुअली। और ये जो पॉइंट है, ये जो रेडियस है, इसको मैं बोलूँगा r। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिलेगा d थीटा इज़ इक्वल टू ds/r। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों को जो इस साल लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा r थीटा। क्या मिलेगा आप लोगों को? r थीटा। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है r थीटा, तो उसी तरीके से ये भी है, सेम उसी के जैसा है, आप लोग उससे एकदम रिलेट कर सकते हो। तो कभी आपको थीटा निकालना रहा तो s/r कर देना, s निकालना रहा r थीटा कर देना, r निकालना रहा s/थीटा कर देना। इस तरीके से हम लोग प्लेन एंगल का यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर ये रेडियन क्या होता है? रेडियन नहीं समझा मेरे को। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, रेडियन नहीं समझा आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को रेडियन भी समझा देता हूँ। और रेडियन इवेंचुअली क्या है, डिग्री का बड़ा भाई है, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन भी एक मेज़रमेंट है। जिस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिग्री में नापते हैं उसी तरीके से हम लोग रेडियन में नापते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन से डिग्री में कैसे करोगे, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि अगर आपने मैथ शुरू किया होगा तो ये चीज़ आपको आ गई होगी, मैथ 1 अगर आपने शुरू किया होगा। सो सबसे पहले देखते हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्जन करेंगे तो जब रेडियन का यूनिट जो होता है वो होता है थीटा सी, ठीक है। और जब डिग्री से रेडियन में करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा इंटू π/180। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो डिग्री में थीटा है वो है 60 डिग्री, तो आप लोग जब रेडियन में उसको कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 1 जा 60, 63 जा 180। तो रेडियन में 60 डिग्री को बोलते हैं π/3। रेडियन की भाषा में डिग्री को क्या बोलते हैं? π/3 60 डिग्री को, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए समझ में आया क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? थीटा इंटू π/180 या फिर गिवन थीटा। और इसका यूनिट जो होता है वो एकदम थीटा जैसे ही होता है, बट यहाँ पे सी लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि रेडियन से डिग्री में कभी आया तो क्या करोगे। रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन से डिग्री में करते समय सेम उसका उल्टा ले लो, जस्ट दैट इज़ थीटा कॉम्प्लीमेंट इंटू 180/π। मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट रीड किया बट वो कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली वो थीटा ही है। तो ये रेडियन में आपका थीटा जो है उसको 180/π से मल्टीप्लाई करो। जैसे पिछला जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो मुझे मिला था π/3, ठीक है। सो π/3 इंटू 180/π, मैंने वही एग्जांपल ले लिया। इसको मुझे थीटा में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। थीटा थीटा गेट कैंसिल, π गेट कैंसिल, 360 जा 180। तो मुझे जो डिग्री में इसकी वैल्यू मिलेगी इस रेडियन की वो है 60 डिग्री। अब समझा अच्छे से? डिग्री से रेडियन में कैसे करोगे, रेडियन से डिग्री में कैसे करोगे, समझा? ठीक है। अब हम लोगों का आता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हो गया आपका, चलिए सॉलिड एंगल। तो गाइस प्लेन एंगल के बाद अब लेते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इवेंचुअली होता क्या है, ठीक है। आप लोगों ने अपने घरों में लाइट्स देखी होगी, तो लाइट समझ लो यहाँ से एमिट कर रही है। तो लाइट जब एमिट करती है तो उसकी रेस कैसे जाती है? ऐसे 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 बहुत सारी एकदम रेस फैलती जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा स्फीयर 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 ऐसा बनता जाता है, ठीक है। तो इवेंचुअली समझ लो मैं एक स्फीयर को लेता हूँ विथ रेडियस r, और यहाँ पे एक स्मॉल सा मैं एरिया भी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट मुझे मिलेगा ये एक स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। समझ लो आप किसी एक कागज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो उसको देखते समय जो एंगल सबटेंड होगा वो एक तो इस कोने से होगा, जो कोने है मैं उनको रेड से ब्लॉक मार्क करता हूँ, ये कोने से
ये कोने से, और फिर यहाँ से एक होगा, मतलब कई डायमेंशंस में, और एक यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है। सॉलिड एंगल का वो हम लोग डी ओमेगा से बुलाते हैं, डिनोट करते हैं। और जो डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये आर स्क्वायर तो समझ में आया, डी ए मतलब क्या? डी ए मतलब एरिया ऑफ द सरफेस, ओ सॉरी एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इवेंचुअली हम लोग इसको बोलेंगे। बिकॉज मैंने वहाँ पे जब लाइट का बनाया था तो वहाँ पे ऐसा एक स्फीयर बन रहा है, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो स्फीयर क्रिएट हो रहा है। असल में आप लोग इसको 2D में देख रहे हो तो ये उतना बेहतर नहीं समझ में आएगा, 3D में देख रहे हो तो इसको अगर आप लोग 4 डायमेंशन में देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा स्फीयर, ठीक है। तो उतना बेटर मैं ड्रॉ करके बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग समझ लो अभी कि ये कैसा होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। और इसका मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और ये रेडियस के कांस्टेंट होता है, और इसका जो एरिया होता है पोर्शन का वो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर से लेके स्क्वायर तक रेडियस के डिफाइंड करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आया आर स्क्वायर कैसे आया। और डी ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। अब सर यहाँ पे तो दोनों जगह आर स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, काट दो। तो आप लोगों को डी ओमेगा मिल जाएगा 4 पाई। आप लोग बोलोगे सर ये डी ओमेगा मुझे 4 पाई तो मिल गया, बट इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है भैया स्ट्रेडियन। इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेडियन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस आर से। इसका फुल फॉर्म है स्टेरेडियन। रेडियन का भी बड़ा भाई, डिग्री का बड़ा भाई रेडियन, रेडियन का बड़ा भाई स्ट्रेडियन। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया। चलिए गाइस अब देख लेते हैं कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को जब आप लोग यूज़ करते हो तो कौन कौन से नियम और शर्तें हैं जिन्हें आप लोगों को समझना ज़रूरी है, वरना आपके बहुत मार्क्स कट हो सकते हैं इनके बेसिस पे। आप लोगों ने देखा होगा साइंस में, अगर आपके स्कूल में कोई ऐसे स्पेशल टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आईआईटी लेवल पे प्रिपरेशन की है, उनकी जो नॉलेज है वो आईआईटी लेवल पे है, जेई एडवांस लेवल पे, तो उन्होंने क्या किया होगा, उनकी जो नॉलेज होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप लोगों को आउट ऑफ क्या 36 भी पार नहीं होता होगा साइंस में 40 में से, ठीक है। अगर ऐसे टीचर होंगे तो ज़्यादातर तो ऐसे मिलते नहीं हैं, बिकॉज ऐसे टीचर्स ज़्यादातर हायर स्कूल्स में होते हैं, हायर क्लासेस में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब यूनिट्स का यूज़ करते हो, आप किसी छोटी सी छोटी गलतियाँ वो पकड़ लेते हैं और वहाँ पे मार्क्स काट देते हैं। अभी जब मैं कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट बताऊँगा तो आप लोग बोलोगे सर यही गलतियाँ तो हम लोग करते आए हैं 10th तक। चलो भाई 11th में मत करना। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इट्स सिंबल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी जो यूनिट है उसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूटन है उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जूल है उसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर इवन इफ़ इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर आप लोग नाम लिख रहे हो, यूनिट लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी यूनिट को पूरा अगर लिख रहे हो, पूरा न्यूटन लिख रहे हो, पूरा जूल लिख रहे हो, तो आप लोगों का जो पहला लेटर होगा वहाँ पे एक शर्त है कि आप लोगों का वो क्या रहना चाहिए, स्मॉल लेटर रहना चाहिए, NEWTON। जूल लिख रहे हो तो JOULE, अर्ग लिख रहे हो तो ERG, टाइन लिख रहे हो तो DYNE, ठीक है। तो कोई भी साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, ज़्यादातर साइंटिस्ट ही होते हैं, वॉट भी साइंटिस्ट है, न्यूटन साइंटिस्ट है, जूल साइंटिस्ट है, सब साइंटिस्ट ही हैं, बट पहला जो अक्षर रहेगा वो छोटा ही रहेगा। हम लोगों ने ग्रामर में क्या सीखा कि किसी पर्सन का नाम है, कोई नाउन है, तो उसका पहला लेटर हम लोगों का एन बड़ा होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट साइंस में वो चीज़ अप्लाई मत करना। अब आप लोग याद करोगे कि सर मैंने तो यही किया था 10th के बोर्ड पेपर में, न्यूमेरिकल आया था उसको सॉल्व किया और जूल का यूनिट जे बड़ा लिख दिया था और OULE, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बट मार्क्स नहीं कट हुआ होगा वहाँ पे, बिकॉज उस लेवल पे ऐसी स्टडीज़ थी नहीं। डोंट यूज़ प्लूरल फॉर्म। आपको आंसर मिला है 1 न्यूटन, तो आप लोग लिखोगे 1 न्यूटन। देखो फिर वही गलती हुई, बड़ा लेटर लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करके आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। 1 न्यूटन। अब 3 न्यूटन आप लोगों को आंसर मिला तो आप ओवर स्मार्ट हो, आप लोगों ने लिख दिया न्यूटन्स। सर मेरा ग्रामर बहुत परफेक्ट है ना? ग्रामर तो परफेक्ट है भैया, बट तुम्हारा ग्रामर साइंस में नहीं चलेगा। दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। क्यों? कितना भी आंसर क्यों ना आए, 10 न्यूटन ही क्यों ना आ जाए, बट आप लोगों को प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करना है, न्यूटन्स नहीं लिखना है। न्यूटन मतलब न्यूटन,
एस नहीं लगाना है वहाँ पे, इसीलिए आप लोगों ने कई सारे टेक्स्ट बुक में आंसर्स को ऐसे ही देखा होगा। डोंट गिव फुल स्टॉप आफ्टर सिंबल, 1n आंसर आया, बच्चे क्या कर देते हैं आगे फुल स्टॉप दे देते हैं। इंग्लिश की राइटिंग स्किल परफेक्ट है, पंचुएशन में गलती नहीं होती है, साइंस में गलती हो गई ना, तो ऐसा फुल स्टॉप आपको नहीं देना है, ये गलत है। 1 न्यूटन ऐसा लिखो, ये राइट है। द यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी इन अपॉन फॉर्म शुड बी रिटन एज 1 रेशियोज, ठीक है। 2 अपॉन फॉर्म में जो है जैसे मीटर पर सेकंड है तो इसको हम लोग 1 रेशियो में लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -1 मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। बट ऐसा लिखते समय, ठीक है, यहाँ पे 7वां जो है, 6ठा भी देखते हैं, 7वां देख लो। ऐसा लिखते समय मीटर पर सेकंड को ms-1 लिखते समय आप लोगों को यहाँ पे गैप देना है, प्रॉपर गैप होना चाहिए m और s के बीच में, ठीक है, वरना इसको कोई ms समझ लेगा, MS धोनी आ गया है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर गैप देना है और -1 लिखना है, ऐसा गैप देना है कि समझ में आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि m यहाँ लिखो, s यहाँ लिखो और -1 डाल दो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया। चलो 6ठा वाला देख लेते हैं। डोंट यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड अ सिंबल, मतलब कॉम्बिनेशन मत यूज़ करो, यूनिट का भी सिंबल का भी, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपकी वो गलती हो जाएगी। आप लोग अगर वहाँ पे अगर आप लोग यूनिट लिख रहे हो तो आप लोग वहाँ पे यूनिट लिखो, और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो शॉर्ट ही फॉर्म में लिखो, वहाँ पे कॉम्बिनेशन मत यूज़ करो, एक छोटे में एक बड़े में, छोटे में बड़े में, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना है यूनिट और सिंबल का एक ही यूनिट में। जैसे जो जूल का आंसर है वो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था डिराइव करके, कि जूल का जो आंसर है उसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, बट ऐसा मत लिखो, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, जूल ही लिखना है। फोर्स का, मास का भी जो आया था वो Nm न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर आया था, बट वहाँ पे आपको kg लिखना है, ठीक है। तो एक ही यूनिट में कई सारी यूनिट को और कई सारे सिम्बल्स को मिक्स मत कर दो, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम्स आती है। 8वां, वी कैन यूज़ प्रीफिक्स बिफोर द सिंबल ऑफ फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल स्केल, मतलब हम लोगों को पूरी आज़ादी है कि तुम्हें मिलीमीटर में लिखना है मिलीमीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखना है सेंटीमीटर में लिखो, किलोमीटर में लिखना है किलोमीटर में लिखो। ये वेरी लार्ज हो गया, ये वेरी स्मॉल हो गया हमारी नॉलेज तक, वैसे वेरी लार्ज वेरी स्मॉल बहुत छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, उन तक मत जाओ। तो हम लोग प्रीफिक्स जब लिखते हैं किसी भी सिंबल का तो लार्ज स्मॉल स्केल अपने से ले सकते हैं, बट न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों पर देखना होगा, बाकी लोगों के डायमेंशंस चेक करने होंगे। अब बात करते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को झटके में समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कब हम लोगों ने सीख लिया, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिखाया हुआ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले डायमेंशनल फार्मूला समझ लेते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग बाद में समझेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला। इवेंचुअली जो आप लोगों का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किन्हीं 3 बेसिक यूनिट पर बेस्ड रहता है, ठीक है। अगर वो किसी और यूनिट पर बेस्ड है तो आपको क्वेश्चन में देगा, और अगर नहीं दिया है तो वो 3 ही चीज़ पर बेस्ड रहेगा। एक लेंथ, ठीक है, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ यहाँ पे, एक m जो कि है मास, और एक है t जो कि है टाइम। 1 शॉट में पूरी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1 शॉट में सिखाया गया हो, जो कि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को और जुड़ जाना हमारी जर्नी में। तो डायमेंशनल फार्मूला इवेंचुअली क्या होता है, यूनिट की तरह होता है, और हम लोग इसको हर एक के लिए यूज़ करते हैं, स्पीड के लिए भी, वेलोसिटी के लिए भी, मास के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए भी, किसी के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं आमी वापरतो। बघा समझ लो हमारे पास है स्पीड, ठीक है, कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे वो आप लोगों के आगे एक सवाल है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय आप लोगों को ये 3 क्वांटिटीज़ पर ध्यान देना है, दैट इज़ L M T। डायमेंशनल फार्मूला इज़ नथिंग बट इट इज़ द यूनिट्स, इट इज़ द मेजरमेंट विच आर इन्वॉल्व इन अ क्वांटिटी। जैसे आप लोगों का स्पीड है तो स्पीड में आप लोगों को डिस्टेंस है और टाइम है, ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। डिस्टेंस मतलब वहाँ पे क्या है, वो एक लेंथ है, L आपका क्या है, लेंथ है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख दो 1। मास है क्या, यहाँ पे मास नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 0। और टी है क्या यहाँ पे, हाँ 1 टी है, बट ये टी नीचे है, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दो। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनल फार्मूला। ये आप लोगों को क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला। अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी लोगों के भी डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो डायमेंशनल फार्मूला बनाने में। नोटबुक्स निकाल दो, मेरे साथ लिखते चलो डायमेंशनल फार्मूला, ताकि आप लोगों को वीडियो के साथ ही सब समझ में आ जाए, बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो टाइम बचा के। चलिए
अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है वी बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है वो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला लेते समय हम लोग 3 चीज़ लेते हैं, एल एम टी। इवेंचुअली अगर आपका m 0 है तो m को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं तो अभी लिखते चलो, उतना हाई लेवल पे मत स्टडी करो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिख दो 1। मास कितना है 1 भी नहीं है तो 0। टाइम कितना है सेकंड स्क्वायर है, मतलब टाइम आपका 2 है, बट ये टाइम कहाँ है नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो t-2। एंड दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया। फोर्स का भी देखें, चलिए फोर्स का भी देख लेते हैं। ओके, सो फोर्स, फोर्स का सबसे पहले यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मैंने इसीलिए आप लोगों का मास का डिराइव किया था और फोर्स का भी डिराइव किया था, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली थी एल एम टी। अब kg मतलब क्या हो गया मास, मास कितना है यहाँ पे 1, मीटर क्या हो गया एक लेंथ, लेंथ कितनी है 1, सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हो गया टाइम, टाइम कितना है 2, बट नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा s-2। अगर आपका मैथ तगड़ा है तो ही ये टॉपिक कर पा रहे होगे, तो ये हो गया -2। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नाउ वी विल लुक फॉर वर्क। सबका देख लेते हैं एक एक करके, आप लोग सबका देखते चलो, वीडियो को मत स्किप करो मेरे भाई, वीडियो को स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे नहीं प्रॉब्लम आएगी, तुम्ही को प्रॉब्लम आ जाएगी। फोर्स का जो यूनिट है वो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा है, और ये एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इवेंचुअली ये एस क्या हो जाएगा हम लोगों का मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इवेंचुअली ये सेकंड क्या है टी स्क्वायर है, ये आपका टी स्क्वायर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैं क्या अंडू कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 1 मिनट, चलिए तो मैं इसको टी स्क्वायर लिख लेता हूँ इंटू एस, वरना क्या होगा आप लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखने में चूक जाओगे। तो मैं एल एम टी दोबारा लिख लेता हूँ। चलो देखो लेंथ कितनी है, यहाँ पे हम लोग वर्क का डिराइव कर रहे हैं, लेंथ कितनी दिख रही है केजी, केजी क्या हो गया मास, मास कितना है यहाँ पे आप लोगों का 1, और उसके बाद टी स्क्वायर, एस क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, लेंथ मीटर है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों आप लोगों का लेंथ है, तो लेंथ हो गया 2, और टी स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके -2। सो L2m1 t-2 आपका हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 2 और डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, सबका नहीं निकालेंगे वरना आप बोर हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं पावर का डायमेंशनल फार्मूला। पावरचा डायमेंशनल फार्मूला काय आहे, वर्क अपॉन टाइम इसका फार्मूला है, ठीक है। वर्क का जो यूनिट है वो हो जाएगा एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एम ए और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टी, ठीक है। अब फोर्स का क्या हो जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एस, ठीक है। तो लास्ट में जाके ये हो जाएगा आप लोगों का इवेंचुअली यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एम ए था, उसकी ये वैल्यू थी के जी मीटर, और ये एस उसके साथ जुड़ गया तो ये एक और हो गया, तो मीटर स्क्वायर आ गया इसीलिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और एस, ये एस जो है वो यहाँ पे चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एस क्यूब। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक बार फिर फार्मूला लिख देता हूँ। सो क्या था हम लोगों का पावर, पावर का जो है आप लोगों का वो हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। तो इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, सो एल एम टी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पे आप लोगों को कितनी दिख रही है मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 लेंथ है। मास की बात करें मास 1 है, बट जो टाइम है वो क्यूब है, बट ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। माइनस कैसे आ रहा है वो समझ में आना चाहिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट देख लेते हैं प्रेशर, ठीक है। तो लास्ट क्या है हम लोगों का प्रेशर। चलिए प्रेशर का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इवेंचुअली मैं इसको नोटबुक पे कराने वाला था, बट क्या करता नोटबुक पे कराता तो ज़्यादा लोग इसको देखते नहीं, हाईटेक आज कल हो गए लोग।
सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन का वैल्यू, और मीटर स्क्वायर नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो केजी मीटर अपॉन एम स्क्वायर एस स्क्वायर, सो एम एम कट गया, तो ये हो जाएगा केजी अपॉन मीटर एस स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे m कटा है और m दो था, स्क्वायर था, तो एक ही m कटा है, तो आपको लास्ट में मिला है kgms2। तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, दैट इज़ प्रेशर P इज इक्वल टू kg m, सॉरी m नहीं है यहाँ पे, सो बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड भी नहीं बोल सकते इसको, kgms2 है। सो LMT डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आप बोलो। यहाँ पे लेंथ कितना दिख रहा है आप लोगों को, लेंथ दिख रहा है मीटर में बट वो नीचे है तो -1, मास दिख रहा है ऊपर केजी में 1, टाइम दिख रहा है 2 बट नीचे है तो ऊपर हो जाएगा -2। समझ में आया, L-1 M1 T-2। चलिए अब ये हो गया हम लोगों का डायमेंशनल फार्मूला कुछ चीज़ों का। ये मैंने क्यों करवाया, ताकि आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला अच्छे तरीके से लिखने आ जाए। अब डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से लिखने आ गया है तो अब हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस इवन होता क्या है इवेंचुअली, तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करके कुछ चीज़ों का एनालाइज करना, उन चीज़ों को उनका एनालिसिस करना, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस। तो इसका पहला यूज़ क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका पहला यूज़ है टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। लाइन लिखी है उससे समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को क्या चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स का PDF बनाया है, तो उन PDF को व्यू करके हम लोग अच्छे से समझते हैं कि टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट इवेंचुअली होता क्या है और क्या है। चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है मेरे, थोड़ा सा यहाँ पे पुराना लग रहा है, ठीक है। टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट, तो कैसे चेक करेंगे, समझ लो कोई आप लोगों को एक इक्वेशन दे दिया गया v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT। अब आपको बोला गया कि बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस चेक वेदर द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसको कैसे चेक करोगे, अगर आप लोगों का डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड का सेम आया तो इक्वेशन करेक्ट होगा। बट कैसे करेक्ट होगा, डायमेंशनली। ये डायमेंशनली मैं क्यों लगा रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन बताऊँगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट होगा बट ओरिजिनली वो इक्वेशन करेक्ट है नहीं, उस बात की कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हुआ तो 100% रॉन्ग है, बट वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हुआ तो मे बी करेक्ट हो सकता है। चलिए v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT दिया गया, ठीक है। OMG लेट मी, हाँ, तो v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोगों ने निकाला था और इसका डायमेंशनल फार्मूला मिला था LMT-1, क्योंकि वो होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर मतलब 1, s मतलब -1, तो LMT में हो जाएगा L1T-1 M0। तो बेसिकली ये हो जाएगा LT-1, ठीक है। L पे पावर जो है वो 1 है, उसको लिखते नहीं है, और M का 0 है तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बट ऐसे ही लिखो, अभी छोटे हो। U क्या हो गया, U भी आपका वेलोसिटी है तो U भी ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद है AT, तो A का जो आप लोगों का डायमेंशनल फार्मूला है L1M0T-2, क्योंकि इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वेलोसिटी से बट एक टाइम ज़्यादा है तो ये -2 हो गया, इनटू T है आप लोगों का, तो इस T को ऐसे ही उतार दोगे। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी जो LHS में चल रहा है उसको चलने दो, हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे LMT-2 इंटू T है, T पे पावर 1 है और ये -2 है, तो जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं जैसे A⁻m इंटू B⁻n A⁻n, तो ये हो जाता है A⁻m+n। ये इंडाइसिस का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। तो इसको क्या हो जाएगा, T इंटू T हो जाएगा T और -2 + 1, तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया L1M0 T-1। तो अब हम लोग देखें तो L1M0 T-1, यहाँ पे L1M0 T-1, यहाँ पे L1M0 T-1, तीनों जगह पे करेक्ट आ रहा है। बट आप लोग क्या कहोगे, सर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे एक ही है, तो ये मैटर नहीं करता है डायमेंशनल फार्मूला में, ये चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने मार्क करके लिखा हुआ है, डजेंट मैटर बिकॉज प्लस कैन नॉट चेंज दिस बट मल्टीप्लाई कैन चेंज। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो इसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज होता, बट यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब कि ये इक्वल समझ लो, ठीक है, प्लस को इक्वल समझ लो यहाँ पे। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे भी L1M0 T-1 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मतलब द गिवन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बताओ क्यों, अगला एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे बोला है v इज़ इक्वल टू AS, चेक करो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है।
या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो v का क्या हो जाएगा L1 m0 t-1। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को सीधा रट्टा होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, बार बार निकालने मत जाओ, आप लोगों को एक ही बार में याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का हो गया L1 m0 t-2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया आप लोगों का L1। ठीक है, तो L1 बेसिकली वो L2 हो जाएगा, m0 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे t-1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, यहाँ पे m0 है, यहाँ पे m0, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है सिवाय मास के, क्योंकि मास को वैसे लिखा भी नहीं जाता। इसको हम लोग देखें तो ऐसे लिखा जाएगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग देखें तो ये LT-1 इंटू LT-2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे L2 है, सॉरी यहाँ पे L2 है, क्योंकि ये L1 और डिस्प्लेसमेंट वाला L, ठीक है, एक L ये वाला और एक डिस्प्लेसमेंट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, और डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो कहीं से भी ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की पहली प्रॉपर्टी डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, अब मैं डायमेंशनली करेक्ट वाली बात यहाँ पे तो बता नहीं पाया, डोंट वरी अबाउट दैट, वीडियो चलने दो, पता चल ही जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई भी दो सिस्टम है समझ लो यूनिट की, उनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा वो फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल समझ लो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस का दो यूनिट ले लो, एक एसआई यूनिट होता है मीटर, सीजीएस यूनिट ले लो जो कि होता है सेंटीमीटर। तो एक मीटर कितना सेंटीमीटर होता है ये फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस के लिए करें क्या? चलो डिस्टेंस के लिए मैं यहीं पे करा देता हूँ, बिकॉज मैंने उसको असली में किया नहीं है, नोट्स में मैंने उसको किया नहीं है, तो एक बार ये करता हूँ फिर वो वाला करूँगा। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 मीटर यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि L1 है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है L1 है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो L/L पावर पूरा एक ही साथ लिख दो 1 और x को कॉमन ले लो। अब L1 क्या है हम लोगों का मीटर और नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, इज़ इक्वल टू x। अब 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो x मतलब क्या हो गया 100। इवेंचुअली हम लोगों को पहले से ही मालूम था, यहाँ पे कुछ डेरिवेशन है नहीं, 100 हम लोगों को पहले से मालूम था, वही तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो x इज़ इक्वल टू 100 मिल गया। अब 100 x की जगह रख दो तो 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ थी, मैंने बता दिया कि कैसे करना है। तो ऐसा इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग? इसका यूज़ एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी पे करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों को पहले से ही मालूम, तो उसकी वजह से ये हो गया। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे फोर्स पे, इसका यूज़ हम लोग करेंगे फोर्स पे। चलिए, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, और एसआई यूनिट में जो न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो डाइन जस्ट उसका सीजीएस है, तो जो मीटर है उसको सेंटीमीटर बना दो, जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा, और जो किलोग्राम है उसको ग्राम बना दो, क्योंकि जी मतलब ग्राम, तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जस्ट ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन करेंगे लेट 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू x डाइन, क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दिखाता हूँ और उससे समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पे ऊपरी पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, इसी तरीके से आप लोग भी करें। चलिए, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा था 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू x डाइन, चलिए 1 न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब मास 1 हो गया, मीटर मतलब लेंथ भी हो गया, पर सेकंड स्क्वायर तो नीचे, तो मतलब t-2 हो गया। अब ये x डाइन में बस क्या हुआ, डाइन में भी सब सेम रहेगा, इसके जैसा ही रहेगा, बस चेंज अब आगे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग ये साइड लेकर जाएंगे और इसको हम लोग इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को x फाइंड करना है। चलिए, x इज़ इक्वल टू L1 m1 t-2, नीचे भी L1 m1 L2 m2 t-2, सबको अलग अलग नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पावर देखेंगे। सो L1 बाय L2, m1 बाय m2, t1 बाय t2। यहाँ पे -2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। सो ये 1 1 -2 एक साथ हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लेंथ 1 है, ये किसका लेंथ है हम लोगों का, ये हम लोगों का एसआई यूनिट का, तो ये हो गया मीटर, नीचे ये सीजीएस यूनिट का तो सेंटीमीटर, फिर ये m1 किसका एसआई का तो केजी ग्राम, ये सेकंड कॉमन रहता है। ठीक है,
अब 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो लिख लो 100 सेंटीमीटर, और अपॉन सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई लिखो। 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन ग्राम लिख लो, फिर इंटू सेकंड, सेकंड कट जाएगा तो 1 पावर -2, जिसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो लास्ट में आप लोगों को मिलेगा दैट इज़ 100 इंटू 1000। 100 इक्वल होता है 10⁻² के, और 1000 इक्वल होता है 10⁻³ के, तो x इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा 10⁻5। तो इससे हम लोग बता सकते हैं दैट 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है वो समझ में आप लोगों को आ गया। अब तीसरा क्या होता है, इसका तीसरा यूज़ है, चलिए नोट्स में से देख लेते हैं। इसका तीसरा यूज है टू राइट द फार्मूला, ठीक है। टू राइट द फार्मूला फॉर एनी क्वांटिटी जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो फाइंड अगर हम लोगों ने कर लिया तो उसका पूरा फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग 2 एग्जांपल देखेंगे। पहला तो फोर्स का देखेंगे, बहुत सिंपल। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। तो इवेंचुअली फार्मूले में हम लोग फाइंड क्या करेंगे कि पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी, 3 3, 4 4, कितना पावर रहेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फोर्स, फार्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि m की कितनी पावर है, तो उसको x ले लेंगे। a की कितनी पावर है वो भी नहीं मालूम है, तो y ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब नोट्स में से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है टू राइट द फार्मूला फॉर एनी क्वांटिटी जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। फार्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो ये F इज़ प्रोपोर्शनल टू m, F इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हम लोगों को पावर मालूम नहीं है तो x और y सपोज कर लो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक साथ, इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं दैट इज़ F प्रोपोर्शनल टू mx ay, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोगों को कांस्टेंट अज्यूम करना होगा क्योंकि हम लोगों को उसके बिना वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। कांस्टेंट अज्यूम करना अनिवार्य है। तो फोर्स का जो यहाँ पे डायमेंशन होता है वो लिख दो, L1 m1 t-2। फिर मास का जो डायमेंशन होगा वो सिर्फ मास ही आएगा उसमें, तो मास 1 हो गया, बाकी 0। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो हो गया वो लिख दो, और मास पे x था तो मास के डायमेंशनल फार्मूला पे x, एक्सेलरेशन y था तो एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फार्मूला पे y। चलिए अब यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, तो ये हो जाएगा L0 mx, क्योंकि 0x जा 0, तो m पे पावर 1 था तो x हो गया। अब y का मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, 0 के साथ, -2 के साथ, तो Ly m0 t-2y हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि L जितना है उसको एक साथ लिखेंगे, तो L को कॉमन ले लिया गया और फिर प्लस कर दिया गया पावर को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मतलब एडिशन ऑफ पावर, तो 0 + y हो गया, m पे x + 0 हो गया, t का 0 + -2y हो गया, क्या हो गया 0 + -2y, बेसिकली ये -2y हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखते चलो LHS वाला, तो ये हो जाएगा 0 + y, 0 में कुछ भी ऐड करो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो x + 0 x और 0 - 2y -2y। अब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, यहाँ पे L पे y है, यहाँ पे L पे 1 है, मतलब y इज़ इक्वल टू 1, समझे। और यहाँ पे m पे x है और m पे 1 है, मतलब x इज़ इक्वल टू 1। फिर तीसरा भी देख लो, t पे -2 है, यहाँ -2y है, तो -2 इज़ इक्वल टू -2y, सो माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 1 जा 2, सो y इज़ इक्वल टू 1। तो हमें मिल गया है x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, दो बार निकाल लिया। तो मतलब जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 1 होगा। इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 a1, जो कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फोर्स की, कैसे फाइंड करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे जो कि होता है L, और डिपेंड करता है ग्रेविटी पे दैट इज़ G। इवेंचुअली पेंडुलम होता क्या है, समझ लो ये आपका एक सीलिंग है, सीलिंग से आप लोगों ने एक यहाँ पे ऐसा हिप्नोटाइज करने वाला पत्थर लटकाया है। ये पत्थर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव कर रहा है। तो इस मोशन को, जो ये चाँद जैसा मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और बेसिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, कैसे होता है, सब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा गचड़ हो गया था, इसलिए मैंने फिर से बना दिया, गड़बड़ हो गई थी उसमें, खिचड़ी बन गई थी। चलिए, तो अब कितना टाइम लग रहा है इसको मोशन करने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है।
तो उस वो कहाँ पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग कितनी लंबी है उस पर, और प्लस ग्रेविटी कितनी ज़ोर से उसको खींच रही है उस पर। तो जी पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड, एल पे डिपेंड करेगा। तो टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, एल पे पावर एक्स ले लेते हैं बिकॉज हमें मालूम नहीं है, सो एल एक्स हो गया। और जी ले लेते हैं, जी पे वाई ले लेते हैं बिकॉज हमें जी भी मालूम नहीं है। तो टी इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ये टी प्रोपोर्शनल है एल एक्स जी वाई, तो अगर हमें इक्वल लिखना है, टी इक्वल लिखना है, तो इस प्रोपोर्शनल को के में कन्वर्ट करना होगा कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांस्टेंट को आप लोग ऐसे ही लिखते चलें एंड तक। तो टी क्या है हम लोगों का, टी में कोई चीज़ नहीं है, लेंथ नहीं है, मास नहीं है, बस टाइम है। तो T1 दे दो, बाकी ज़ीरो लेकर चलो। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे इतना तो चलेगा, आप सिर्फ टाइम का लिखते चलो। ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज ही कर देता हूँ, बात ही ख़त्म। के एल एक्स है, एल एक्स है मतलब L1 है, बाकी ज़ीरो है, तो ये सब इरेज ही कर देता हूँ। और जी, जी पे क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही होता है आप लोगों का ग्रेविटी की वजह से। सो ये हो गया L1 M0 T-2 रेज टू वाई। सो L0 M0 T1 और ये K। सो x का अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, y का 1 के साथ, 0 के साथ, -2 के साथ। ठीक है, मुझे लगा वीडियो पॉज हो गया तो L1, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो LX हो जाएगा, M0 हो जाएगा, T0 हो जाएगा। y का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो LY M0 T-2y हो जाएगा, क्योंकि -2 × y -2y। चलिए L1 M0 T-1 T1 ऐसे ही चलने दो। इवेंचुअली ये L0 है, मैंने पता नहीं कहाँ से यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, L0 है यहाँ पे, और K को ऐसे ही चलने दो। अब कंपेयर करो, L पे x + y है। ठीक है, तो x + y इज़ इक्वल टू 0, M पे 0 है तो M0, T आप लोगों का है -2y। ठीक है, चलिए तो x + y इज़ इक्वल टू 0 है, क्योंकि वहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे लेंथ पे x + y था। और कैसे आया था मैं फिर से बता देता हूँ। और यहाँ पे L1 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे L0 रहेगा। x था, यहाँ पे y था, तो L को कॉमन ले लिया, x + y आ गया, क्योंकि ये LX × LY, यहाँ पे ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई किया गया है, तो LX × LY, तो ये LX + y लिखा गया है। वैसे ही t पे लिखा गया है 1 - 2y, t पे क्या लिखा गया, 1 - 2y। चलिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं। सो -2y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, कंपेयर अगर हम लोगों ने किया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -2y था और यहाँ पे 1 था, तो -2y इज़ इक्वल टू 1 हुआ, तो y इज़ इक्वल टू -1/2 हुआ। ठीक है, अब इस -1/2 को हम लोग x + y इज़ इक्वल टू 0 में पुट कर देते हैं, तो x - 1/2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। मतलब x मिल गया 1/2, y मिल गया 1/2। तो सर ये 1/2 मतलब कितना पावर, देखो 1 होता है मतलब 1 पावर, 1/2 मतलब होता है उसका रूट। तो k L1/2 G1/2 मतलब रूट L/G। और k की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, k की वैल्यू डायमेंशनल फार्मूले से नहीं फाइंड की जा सकती है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके, और वो वैल्यू होती है 2π। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, 2π रूट L/G। 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो रूट L/G इसका हम लोगों को मिल गया फार्मूला। अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, अभी भी कोई डाउट है क्या? चलिए कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे आपका PDF वाला नोट से समाप्त होता है, बट टीचिंग अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म किया। अब डायमेंशनल एनालिसिस के घाटे क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यूजेस देखें, अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सबसे पहली लिमिटेशन आप लोगों को याद रहनी चाहिए, 1 मिनट पहले बताया कि वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है, के मतलब कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोई भी चीज़ हो तो उसको हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं। तो जो चीज़ डायमेंशन लेस है उस पर डायमेंशन का कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है, इसलिए वैल्यू ऑफ के वी कैन नॉट फाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ये पहला लिमिटेशन, क्योंकि के की वैल्यू ही आपको नहीं मिली, तो इसका फार्मूले का मतलब क्या हुआ, जैसे टाइम पीरियड का फार्मूला है के रूट L/G, ये हम लोगों को मिला, तो के हम लोगों को मालूम ही नहीं चला, तो फ़ायदा क्या फिर, फार्मूला तो फिर भी रॉन्ग जाएगा ना। जब आंसर लाएंगे तो 2π मालूम ही नहीं रहेगा, तो आंसर तो रॉन्ग ही जाने वाला है। वी कैन नॉट यूज़ दिस मेथड इफ़ के इज़ नॉट डायमेंशनलेस। ठीक है, के डायमेंशनलेस है तो चल जाता है, 2 आंसर है, हाँ 2 है आगे लिख देंगे, बट अगर 2 डायमेंशनलेस नहीं है तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे भाई, समझ लो ये डायमेंशनलेस नहीं है, यहाँ पे 2 मीटर है, 2 सेकंड है, ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आगे लगी हुई है यूनिट,
तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वैल्यू ऑफ के तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है और हमें मालूम ही नहीं है, तो फार्मूला लगाएंगे, आंसर गलत आने वाला है। थर्ड चीज़, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सेंट टर्म बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को नोट्स से बताता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन। चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को इक्वल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, एब्सेंट टर्म को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता v इज इक्वल टू एटी, अगर मैं v इज इक्वल टू एटी लिखता तो आप लोग क्या करते, एटी निकालते और इसको हटा देते। समझ लो ये पूरा क्रॉस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ पूरी तरीके से। आपने एटी निकाला, एटी मिला L1 M0 T-1 और v भी था L1 M0 T-1, तो v इज इक्वल टू एटी, तो आप लोग बोलोगे करेक्ट है, बट ये तो इनकरेक्ट है असली में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था आप लोगों को कि ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, असली में करेक्ट है या नहीं ये चीज़ हम लोग नहीं बता सकते, समझे। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये तीसरा घाट है। चलिए v इज इक्वल टू एटी, अब आप लोग बोल सकते हो कि सर फ्री फॉल में तो करेक्ट हो सकता है बिकॉज v इज इक्वल टू जी टी होता है। चलो भाई, अगर मैं v इज इक्वल टू यू लिखता तब क्या होता, अगर मैं बोलता v इज इक्वल टू यू, बच्चों बताओ क्या ये करेक्ट है या नहीं। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग बोलोगे सर इधर भी L1 M0 T-1, इधर भी L1 M0 T-1, बट प्रॉब्लम क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों इक्वल थोड़ी ना हो सकती है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में इक्वल हो सकती है बट असली में इक्वल नहीं होती है। और अगर हम लोगों को बोला कि एब्सेंट टर्म फाइंड करो, तो हम लोग तो नहीं फाइंड कर सकते कि यू के साथ क्या होगा, ये तो न्यूटन का इक्वेशन है, तो रटा हुआ है, कोई और चीज़ आ गई तो क्या करोगे। ठीक है, तो ये इसका घाटा है कि डायमेंशनल एनालिसिस से जो भी आंसर हम लोगों को मिलेगा, अगर इक्वेशन करेक्ट मिला तो 100% वो करेक्ट नहीं है, मे बी, वहाँ पे मे बी का यूज़ करेंगे, इक्वेशन में भी करेक्ट या फिर इक्वेशन में भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये तीसरा घाटा है। चलिए चौथा देखते हैं। वी कैन नॉट यूज़ दिस मेथड फॉर अ ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिदमिक सम। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है हाफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस लॉग ए लॉग ज़ीरो। ठीक है, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब क्या है, ये सब डायमेंशन से बाहर आते हैं, उसमें आते ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड को तब नहीं लगा सकते जब ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिदमिक फंक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो समझ में आया चारों। चलो रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ के को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन में जो एब्सेंट टर्म है उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते जब के डायमेंशनलेस होगा, के डायमेंशनलेस नहीं होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथा क्या है, हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते अगर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिदमिक सब फंक्शंस होंगे तो ये चारों पॉइंट आपको 2 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं। और एक और था कन्वेंशंस फॉर द एसआई यूनिट, ये आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है। तो शॉर्ट में याद रखो, डोंट यूज़ प्लूरल फॉर्म, डोंट गिव फुल स्टॉप आफ्टर सिंबल, यूज़ द स्मॉलर लेटर इवन इफ इट बिगन्स विद द साइंटिस्ट नेम, the unit of two physical quantity in a pound form should be written as 1 ratios, don't use combination of unit and symbol in a single unit, we can use prefix before the symbol for very large and very small scale। तो ये सब याद रखो। ठीक है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, याद रखने के लिए है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेज़रमेंट की। अब आप लोगों का वो पैरेलक्स एंगल आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक था वो टॉपिक अब आया है। ठीक है, सो मेज़रमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस किस तरीके से होता है, तो पैरेलक्स मेथड है सबसे पहला मेथड। इसके लिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं जो हर कोई देता है। अपना अंगूठा लो भाई, ठीक है, ये आपका अंगूठा है। आप एक काम करो, अपनी आँख से इसी अंगूठे पे फोकस करो। आप लोग पाओगे कि इस तरफ से देख रहे हो तो ऐसे जा रहा है, इस तरफ से देख रहे हो तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है आप लोगों की अंगूठा इस तरीके से देख रहे हो तो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस तरफ से देख रहे हो तो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब उसकी साइज जो है, उसकी जो जगह है वो चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी चेंज हो रही है पोजीशन, बट वो कैसी चेंज हो रही है, हम लोगों के हिसाब से चेंज हो रही है। असली में चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो ऐसी चेंज को जो कि असली में नहीं हो रही है बट हम लोगों को लगती है, उनको बोलते हैं एपरेंट चेंज। एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। अपने अंगूठे को देखो, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। तो पैरेलैक्स एंगल का यूज़ कहाँ होता है, चलिए समझ लीजिए कि हम लोगों को सन तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, समझ लो ये हो गया आप लोगों का सन, छोटा सा बना लेता हूँ, और ये हो गया आप लोगों का अर्थ जहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है
एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोनों लोग अर्थ पे निशाना लगा रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, अर्थ को पाने की कोशिश में है, बट उन्हें नहीं पता कि अर्थ को हम लोग उठा के ले जाने वाले हैं। चलिए, तो एक बंदा यहाँ से देखेगा तो इस तरीके से उसको दिखेगा, एक बंदा उसको यहाँ से देखेगा तो इस तरीके से उसको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ऐसे एंगल बनेगा। अब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल तो लग नहीं रही है बिकॉज हैंड रिटन है, हैंड ड्रॉन है, बट असली में पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं θ1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, θ1, और इसको हम लोग बोलते हैं θ2। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल जो होगा वो θ2 के कॉन्ग्रेंट होगा, और अल्टरनेट एंगल से ये एंगल जो होगा यहाँ से लेके जो ये आपकी लाइन बन रही है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, तो ये θ1 के कॉन्ग्रेंट होगा। θ1 θ2 करके हम लोग निकाल सकते हैं थीटा, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलक्स एंगल। यहाँ पे जो हम लोगों को थीटा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलक्स एंगल। अब हम लोगों ने एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल नाम का 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था और उसी का यूज़ यहाँ पे होगा। तो मुझे मालूम है कि ये बंदा जो खड़ा है और ये बंदा जो खड़ा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एस, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एस। यहाँ पे एस प्रॉपर लिख नहीं पाया मैं, चलिए एस बोलेंगे उसको, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जर्वर्स हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं, ऑब्जर्वर्स है, तो मैं ओ लिख देता हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। थीटा आप लोगों को मालूम है पैरेलक्स, आप लोगों को एस भी मालूम है, एस क्या हो गया आप लोगों का, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जर्वर्स। तो आप लोगों को एस मालूम है, आप लोगों को थीटा मालूम है, आर फाइंड कर सकते हो क्या। आर के लिए आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस बाय थीटा, क्योंकि एस के लिए फॉर्मूला होता है आर थीटा। तो आर फाइंड कर सकते हो इस तरीके से आप लोग, किस तरीके से, पैरेलक्स मेथड से। इस तरीके से आप लोग रेडियस, मतलब रेडियस नहीं इवेंचुअली, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई स्क्रीन पे बता सकता है आप लोगों को, ठीक है। इवेंचुअली ये मोबाइल की स्क्रीन है, वरना मैं आप लोगों को इतना बेहतर समझाता ना, आप लोग समझ भी नहीं सकते, ये नहीं समझ सकते कि कैसा समझाता, ये तो समझ ही रहे हो ना जो पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी बड़े डिस्टेंस की, और इसका फॉर्मूला है आर इज़ इक्वल टू एस बाय थीटा। आप लोग बड़ा आर लिखो इस फॉर्मूले में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आर इज़ इक्वल टू एस बाय थीटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो लकी रहोगे, बिकॉज इस प्रोसेस को मैं अंडू नहीं कर सकता हूँ, अब ये प्रोसेस दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून करके एग्जाम्पल में, तो उसको सॉल्व करोगे तो थीटा निकालना है आप लोगों को, तो एस बाय आर का यूज़ करो, मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, दूसरा जो हम लोगों का मेथड है, अगर जो डिस्टेंस है स्टार की वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ पे हम लोगों की जो नज़रें हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं, लाइट ईयर तक की उसकी जो है वो है डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर मतलब क्या, देखो 1 लाइट ईयर होता क्या है, चलिए आपका एक नया टॉपिक शुरू हो गया, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब, चलो लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3 × 10⁸, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर मतलब क्या कि लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो होता है 1 लाइट ईयर। चलो धक्का खा गए ना। और 1 लाइट ईयर कितना होता है भाई, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, बस 15 मीटर, 15 नहीं भाई, वो पावर है 15, मतलब 10 को 15 बार लिखो, मोबाइल छोटी पड़ जाएगी मेरी। चलिए, तो इस तरीके से होता है 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो स्टार है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये हो गया स्टार, ये हो गए 2 ऑब्जर्वर्स, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये हो गया एस, ठीक है। यहाँ से एक एंगल बनाएगा θ1, यहाँ से एक एंगल बनाएगा θ2, और दोनों एंगल मिलके यहाँ पे मिल जाएगा पैरेलक्स एंगल, ये हो गया आर, ठीक है। और ये हो गया एस आप लोगों का। इवेंचुअली ये क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हम लोग एस भी बोल सकते हैं, बट अगर हमें एस नहीं मालूम है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप लोग लिख सकते हो। तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर इज़ इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय थीटा हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप लोग किसी जो स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है अर्थ से, तो वहाँ पे पैरेलक्स मेथड का यूज़ करके आप लोग इस तरीके से
निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, कभी कभी आप लोगों को थीटा नहीं मिलेगा। जब थीटा नहीं मिलेगा तो आप लोग प्लैनेट से कंसीडर करोगे। ठीक है, दो प्लैनेट से लेके आप लोग स्टार को रिलेट करोगे तो उस तरीके से निकालोगे। खैर उतना ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी करने की अभी ज़रूरत है नहीं, खाली पैरेलैक्स मेथड जो मैंने पहला आप लोगों को बताया उसको अच्छे से समझ लो, बस उतना आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। अभी इसको जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा चीज़ समझ लेते हैं इसी में। देख लेता हूँ वीडियो तो नहीं पॉज हो गया भाई, चलिए चल रहा है क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेज़रमेंट ऑफ अ साइज़ ऑफ अ प्लैनेट और स्टार, साइज़ क्या होगी किसी प्लैनेट की या किसी स्टार की, वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, किसी भी प्लैनेट की साइज़ हो गई समझ लो, तो साइज़ हो गई मतलब वहाँ पे डायमीटर उसका, समझ लो ये एक मून है और ये हमारा अर्थ है। हम लोग अर्थ पे यहाँ पे खड़े हैं और मून को देख रहे हैं। ठीक है, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस मुझे आर मालूम है और ये हो गया एस। एस मतलब क्या, उसका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब पूरा उसका लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस उसका पूरा कितना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मुझे मालूम है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो मुझे फाइंड क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है मून की साइज़। तो साइज़ मतलब लेंथ ऑफ आर्क। एक बार मुझे अगर साइज़ मिल गई यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लैनेट की साइज़ वही तो हो गई उस प्लैनेट की साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक थीटा मिलेगा दो ऑब्जर्वर के द्वारा। इस थीटा को मैं बोलूँगा पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, थीटा को मैं क्या बोलूँगा, पैरेलैक्स एंगल। ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका मून। तो इस तरीके से आप लोग एस इज़ इक्वल टू आर थीटा का यूज़ करके उस प्लैनेट की साइज़ का पता कर सकते हो। ठीक है, खैर ये दोनों तो आप लोगों को नहीं दिया गया टेक्स्ट बुक में आई थिंक, तो पहला वाला जो दिया गया है उसी पर ज़्यादा फोकस करो, ये दोनों पर ज़्यादा फोकस मत करो। बस ये क्या है कि कन्वर्जन है, कहीं पे आप लोगों को थीटा दिया है आर फाइंड करना है, कहीं पे आप लोगों को आर दिया है थीटा फाइंड करना है, कहीं पे आप लोगों को एस फाइंड करना है जैसे इसमें। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ खास चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। तो पहला आंकड़ा है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर हो गया आप लोगों का लाइट ईयर। ठीक है, अब आप लोगों का जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री को हम लोग 60 आर्क मिनट भी बोल सकते हैं। आइदर वी कुड राइट इट एज दैट। और फिर उसके बाद जो 1 डैश होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये डैश, इस एक डैश को मैं बोल सकता हूँ 60 आर्क सेकंड, इवेंचुअली इज़ 1 मिनट। ठीक है, तो इसको सेकंड को मैं क्या करूँगा, सेकंड को मैं लिख सकता हूँ, लेट मी अंडू, हाँ 60 मिनट, और ये सेकंड दो बार लगा दूंगा तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का मेज़रमेंट ऑफ स्टार, डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे पहुँच गए। बस आपका चैप्टर अब ख़त्म ही होने वाला है, कुछ इजी पॉइंट्स बचे हैं जिनको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। किसी भी चीज़ का अगर मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी लाइट ईयर का देखा, तो लाइट ईयर का जो मेज़रमेंट निकाला गया है वो है 9.46, बट ज़रूरी नहीं है कि वो 9.46 होगा, वो 9.46, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा बहुत बड़ा नंबर होगा वो। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करके सिंप्लीफाई करके 9.46 बोला गया है। तो वो क्या है, हम लोगों का एरर हो सकता है उस मेज़रमेंट में। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है, हम लोग समझते हैं। पहले एक्यूरेट मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट दो टाइप की होती है, एक एक्यूरेट मेज़रमेंट, एक एक्यूरेसी। ठीक है, और एक प्रिसीजन, दो चीज़ें हैं। एक्यूरेट मेज़रमेंट मतलब कि जो ट्रू वैल्यू दिखाता है। ठीक है, एक्यूरेट मेज़रमेंट मतलब एकदम ट्रू वैल्यू बता दे, और एक्यूरेसी मतलब कि कितना ज़्यादा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, और प्रिसीजन मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे 2.6 मिलीमीटर का एक रॉड है। ठीक है, 2.6 मिलीमीटर का एक रॉड है, तो मैं इसको रॉड को थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए, इसकी लेंथ है 2.6 मिलीमीटर। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ए को बुलाया, स्टूडेंट बी को बुलाया, स्टूडेंट सी को बुलाया। ठीक है, अब स्टूडेंट ए बी सी को बोला, एक स्केल दिया उन लोगों को। ठीक है, अब स्केल में मार्किंग नहीं है, जो सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखा रहता है वो मार्किंग नहीं है,
तो जो समझदार बच्चा होगा उसको मालूम होगा कि मिलीमीटर कहाँ होगा, सेंटीमीटर कहाँ होगा। बट इतना भी समझदार नहीं होगा कि वो 2.6 मिलीमीटर इस रॉड की लेंथ बता दे। ठीक है, बस वो मेज़र करेगा और तुक्का मारेगा। तो ए बच्चा जो है वो बोलता है सर 2.10 मीटर है। ठीक है, और जो बी बच्चा है वो बोलता है सर 2.61 मीटर है, और जो सी बच्चा है वो बोलते हैं सर 2.60 मीटर है। ठीक है, अब सी बच्चे ने तो करेक्ट बता दिया। तो सर ने क्या कहा कि तुम तीनों के आंसर तो गलत गलत आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो अलग अलग मतलब फिर से फाइंड करो। तो फिर से फाइंड किया तो ए का आंसर आया 2.11, बी का आंसर आया 2.60, आपकी बार करेक्ट पा गया, मतलब ये स्कॉलर है। सी का आंसर आ गया 2.90, आसमान में चला गया, ये कुछ ज़्यादा ही आ गया। सर ने बोला अरे इतना कैसे आ रहा है, तुम तीनों का तो फिर अलग आया, फिर से मेज़र करो। तो इसका फिर 2.10 आया, इसका फिर से 2.59 आया, इसका फिर से इसका आपकी बार 2 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पे सर ने बोला अरे तेरा 2 मीटर आ रहा है, उसका 2.10 मीटर आ रहा है, क्या हो रहा है, फिर से मेज़र करो। तो फिर से मेज़र किया तो इसका 2.12 आया, इसका 2.62 आया, इसका आपकी बार 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो 3 मिलीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, मीटर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद सर ने कहा कि तुम लोग लास्ट बार मेज़रमेंट करो और अब की बार फाइनल बताओ कि आखिर ये होगा कितना, पका रहे हो तुम लोग कब से। तो अब की बार इसने फिर फाइंड किया तो इसको फिर से मिला 2.10 मिलीमीटर, और इसको मिला 2.60 मिलीमीटर, और फिर इसको मिला अब की बार 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इवेंचुअली ये मैं कर क्या रहा था आप लोगों को अब बताता हूँ। चलिए, आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था। एक ही अगर मैं बात करूँ तो एक ही खासियत क्या है, एक ही खासियत देखो, 2.10 आंसर आया, 2.11 आंसर आया, 10 आया, 212 आया, 110 आया। मतलब भले इसका गलत आंसर आया है बट हमेशा इसकी नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़ आई हैं। और नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़ के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था विच वॉज प्रिसीजन। इसके लिए मैंने जो वर्ड लिखा था वो क्या था, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़। कितनी ज़्यादा आइडेंटिकल वैल्यूज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम। अब बी की बात करते हैं। बी की बात करें तो 2.60 मिलीमीटर इसका ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, इसका पहले 61 आया, 60 आया, 59 आया, 62 आया, 60 आया। मतलब ये हमेशा एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं बता रहा था बट फिर भी एक क्लोज मेज़रमेंट बता रहा था, और उसके साथ साथ कि इसका जो प्रिसीजन है वो भी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को मैं ए से यहाँ पे डिनोट करता हूँ, AC से, प्लस इसका जो प्रिसीजन है PR, वो दोनों ही हाई होगा। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ साथ इसका प्रिसीजन भी हाई होगा। बट ए का क्या हालत था, ए का सिर्फ प्रिसीजन हाई था। अब सिर्फ सी को देखो क्योंकि वहाँ देखोगे तो आँख चनमना जाएगी। अब चलो ए की बात करें तो 2.60 मीटर, पहली बार में तुक्का लग गया, मिलीमीटर है सॉरी, 2.90 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा दूर, 2 मिलीमीटर बहुत कम, 3 मिलीमीटर कहाँ चला गया भाई, 2.5 मिलीमीटर। मतलब इसका ना नियरली आइडेंटिकल वैल्यू आ रहा है ना ही क्लोज मेजरमेंट आ रहा है। मतलब इसका एक्यूरेसी की बात करें वो भी डाउन है, प्रिसीजन की बात करें वो भी डाउन है। तो मतलब इसका एक्यूरेसी प्रिसीजन सब कुछ कम है। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आया एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कि जो जिसकी सर्टेनिटी नहीं रहती है मेजरमेंट, जैसे 2.2 मीटर इसका आंसर आ गया था तो उसकी सर्टेनिटी नहीं थी तो अनसर्टेनिटी हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो जो बी स्टूडेंट था वो सबसे ज़्यादा होनहार था। स्केल में मार्किंग नहीं थी, सेंटीमीटर मीटर 1 2 3 कुछ नहीं लिखा था, बट फिर भी उसने रॉड की लेंथ स्केल रखा और रॉड की लेंथ बता दी कि ये 2.6 मिलीमीटर के आसपास है। बट फिर भी जब वो बता रहा था तो उसके बताने में कई सारे एरर्स आ रहे थे। एरर्स आ रहे थे कि नहीं, कभी वो 2.60 मिलीमीटर बोलता था, कभी वो 2.61 मिलीमीटर बोलता था, मतलब एरर्स आ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग एरर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, फिर आपका चैप्टर ख़त्म। चलिए, जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो भी एकदम प्रॉपर है। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। एरर इन मेजरमेंट दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एरर, एक हो सकता है सिस्टमैटिक एरर एंड वन कुड बी रैंडम एरर। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक हो सकता है रैंडम एरर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। सिस्टमैटिक एरर कैसे होता है, सिस्टमैटिक एरर मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम में गड़बड़ी होगी। तो एरर ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपका स्केल है या फिर जो भी आप लोगों का जो भी चीज़ है जिससे आप लोग नाप रहे हो
वो गड़बड़ है। ऑब्जर्वेशन, आप सही से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टेक्निक, आप लोग सही टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे तकनीक आपकी ख़राब है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिस चीज़ से आप मेज़रमेंट कर रहे हो, तो जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो मेज़रमेंट के लिए, समझ लो उसकी मार्किंग उड़ गई है, ठीक है, या फिर मार्किंग गलत हुई है, 1 की जगह 2 लगा दिया है, और 1 से जहाँ काउंटिंग शुरू होनी चाहिए वहाँ 2 3 4 5 6 ऐसा कर दिया है। तो जहाँ 9 होगा वहाँ आप 10 बोलोगे, जहाँ 10 होगा वहाँ 11 बोलोगे। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से आपके सिस्टमेटिक एरर हो रहे हैं। फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हम लोग नीचे समझते हैं एक के बाद एक। इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन मतलब मार्किंग, कैलिब्रेशन मतलब क्या, मार्किंग। तो मेरा स्केल है, स्केल को मैं 100 साल से, सॉरी 100 साल तो कोई लिव ही नहीं करता है, 100 नहीं 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 साल से यूज़ करने के कारण स्केल घिस गया, उसकी पूरी मार्किंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन मतलब उसका पूरा ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से मेरे इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, किसी कंपनी में जाऊँगा और उसको कैलिब्रेट करवाऊँगा, या फिर भाई 5 रुपये का नया स्केल ले लूँगा, ठीक है। तो इन एरर्स को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं कैलिब्रेटिंग से, मतलब कैलिब्रेट करवा के हम लोग इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इन एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर की क्या खासियत है कि इन एरर्स को आप लोग फाइंड कर सकते हो, इनका कॉज ढूंढ के इनको ख़त्म कर सकते हो पूरी तरह से, बट रैंडम एरर को पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया जा सकता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट करने टाइम डिफेक्टिव सेटिंग कोई हम लोगों ने की है, ठीक है। तो समझ लो टेस्ट ट्यूब को जहाँ पे रखना चाहिए था हम लोगों ने वहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। मतलब उसकी जिस तरीके से सेटिंग करनी चाहिए थी, जो चीज़ पहले लगानी चाहिए थी वो चीज़ मैंने पहले नहीं लगाई, जो चीज़ बाद में रखनी चाहिए थी उसको पहले ही रख दी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटअप में गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग डिफेक्टिव सेटिंग का किस तरीके से ले सकते हैं, समझ लो एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक बच्चे का हाथ है, ठीक है, एक बच्चे का हाथ है, उसने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है। टेस्ट ट्यूब को हमेशा सीधे पकड़ना चाहिए, आप लोगों को मालूम है, बट इस बच्चे ने क्या किया, वर्टिकली पकड़ा है। तो इसके अंदर का जो भी आप लोगों का मटेरियल होगा वो कैसा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं। बट अगर आप लोगों ने वर्टिकली पकड़ा होता तो उसका मटेरियल एकदम सीधा आता। तो अब ये बच्चा क्या बोलेगा कि ये मटेरियल तो कंप्लीट हो गया है, 0.6 ml डालना था, मैंने डाल दिया, बट इवेंचुअली इसमें है कितना, 0.5 ml है। तो आगे चल के इसके एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये डिफेक्टिव सेटिंग की वजह से होता है। अब तीसरा हो गया ड्यू टू फॉल्ट इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने गड़बड़ी कर दी, आपके पास स्केल है, स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आता है लिख दो, 7 तक नंबर्स हैं। नंबर्स को रूल क्या होता है, आप लोगों ने कभी कभी ऐसा किया है कि आप लोग बेंच पे बैठे हो, कॉन्स्ट्रक्शन कर रहे हो मैथमेटिक्स का, और आप लोगों ने एकदम सही सही मेजरमेंट ली बट फिर भी कॉन्स्ट्रक्शन गड़बड़ आया। अब रीज़न क्या है कि आप लोगों का जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो क्यों रॉन्ग हो रहा है, आखिर कॉन्स्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्या ऐसी चीज़ कर दी कि वो पूरा आप लोगों का रॉन्ग हो गया फिगर। तो क्या किया था आप लोगों ने, जब आप लोगों ने रूलर को देखा ना, तो आप क्योंकि बेंच पे बैठे हो तो आप एक पैरेलक्स से देख रहे हो रूलर को। रूलर का रूल क्या कहता है कि आप लोगों को स्केल को हमेशा एबोव से देखना है, मतलब इसको ऊपर से देखना है, ना कि 2D में देखना है। इस तरीके से आप लोगों को नहीं देखना है, हमेशा 3 डायमेंशन में देखना है। तो अगर आप लोग 2D में देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि पैरेलक्स की वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए स्केल को जब भी देखो तो खड़े हो जाओ बेंच पे। एग्ज़ाम में बना रहे हो तो टीचर बोलेंगे कि पीछे वाला खड़ा होकर आगे वाले का छाप रहा है, तो ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मतलब रूलर को हमेशा ऊपर से देखो, एबव से। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करो तब प्रॉपर आएगा। तो पैरेलक्स की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, और इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से, इसको हम लोग प्रॉपर सेटिंग से, और इसको हम लोग कैलिब्रेटिंग करवा के मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें करने के बाद तो पूरा मेज़रमेंट एकदम सही हो जाएगा, अगर उसमें रैंडम एरर नहीं होगी तो, ठीक है। इवेंचुअली ये ड्यू टू फॉल्ट इन ऑब्जर्वर क्या है, ये एक पर्सनल एरर है, इसको पर्सनल एरर दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग इसको पर्सनल एरर भी बोल सकते हो, आखिर यही सब लिखा गया है उसमें। चलिए अब बात करते हैं रैंडम एरर्स की। तो इवन आफ्टर मिनिमाइजिंग ऑल द सिस्टमेटिक एरर्स, सम एरर्स आर स्टिल देयर इन द मेजरमेंट विच आर नोन एज रैंडम एरर, ठीक है। अब आप लोगों ने पूरा चीज़ें सही कर लिया, ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया कि भाई तू मत ऑब्जर्व कर, तू उधर जा, ये ऑब्जर्व करेगा। अब इंस्ट्रूमेंट नया दिला दिया, 5 रुपये का नया स्केल, टेक्निक को उसके सही कर दिया क्योंकि नया ऑब्जर्वर है, इसकी टेक्निक भी अच्छी होगी। तो अब क्यों रैंडम एरर्स आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो रैंडम एरर का कारण ही पहली बात हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है, बट उनको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
लेकिन मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, बट ये भी ट्रूथ है कि उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है रैंडम एरर को। तो ये बिल्कुल सिस्टमैटिक एरर के अपोजिट है। मैंने सिस्टमैटिक एरर में ऐसा कोई पॉइंट लिखा नहीं, आप लोग लिख लें। सिस्टमैटिक एरर में वी कैन फाइंड द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, वी कैन कम्प्लीटली मिनिमाइज देम, वी कैन कम्प्लीटली एलिमिनेट देम। ये आपका सिस्टमैटिक एरर का। अब रैंडम एरर का कैसे होगा? रैंडम एरर के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। वी कैन नॉट फाइंड द कॉज, मतलब किस चीज़ से ये गड़बड़ी हो रही है वो नहीं पता कर सकते, और उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? मिनिमाइज़ हम लोग करेंगे बार बार उसका एस्टिमेशन करके, मल्टीपल रीडिंग लेके। समझ लो एक बार में आ रहा है 6.2, दूसरी बार में आ रहा है 6.3, तीसरी बार में आ रहा है 6.3, फिर से आ रहा है 6.2। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या की, मल्टीपल रीडिंग ली। ठीक है, मल्टीपल रीडिंग लेके हम लोग इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो इस मीन को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर में। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोग रैंडम एरर से नए टॉपिक में आ गए, आपको पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टिमेशन इन एरर। तो हम लोग ए का मीन निकालेंगे। ए का मीन आप लोगों को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, A1 + A2 + A3 + AN। जितना आप लोगों ने जितनी बार रीडिंग किया, जितनी बार रीडिंग करोगे उतना आप लोगों का अच्छा आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो पहली बार आया था 6.2, दूसरी बार आया था 6.3, चौथी बार आया था 6.2, पाँचवीं बार आया था 6.3। डिवाइड बाय 4, 6 6 4, 6 6 12, 6 18, 6 24, और ये हो जाएगा 25। सो 25 डिवाइड बाय 4, आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिलेगा 6.125। ठीक है, 6.25 मिलेगा, सॉरी। तो 6.25 जो होगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग याद रखें 6.25 निकला है आप लोगों का मीन एवरेज। तो इसको हम लोग करेक्ट वैल्यू मान के चलेंगे। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, तो इसमें अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर मतलब एक मेज़रमेंट में कितना एरर हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे पहली वैल्यू मेरी निकली थी 6.12, पहली वैल्यू मेरी निकली थी 6.2 निकली थी, यस 6.2 निकली थी, जबकि मेरा मीन निकला है 6.25। तो मैं क्या करूँगा, 6.25 में से 2 को माइनस कर दूँगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.05। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ए मीन को माइनस कर दिया A1 से, और इस पर मैंने मॉड लगा दिया। मॉड्यूलस क्यों लगाया? ताकि आंसर पॉजिटिव आए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, A मीन माइनस A1। फिर इसी मीन को मैं दूसरे के साथ माइनस करूँगा जो कि 3 था, तो वहाँ पे सिस्टम यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मुझे 0.3 माइनस करेंगे तो माइनस में यहाँ पे आंसर आएगा -0.05 आएगा। तो प्लस 0.05 माइनस 0.05, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर की, मतलब एब्सोल्यूट एरर का आप लोगों को मीन निकालना है। तो पहला एब्सोल्यूट एरर आया था -0.05, फिर प्लस 0.05, फिर प्लस 0.05, फिर -0.05 अपॉन 4। तो यहाँ पे सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर जीरो हो गया, सब माइनस प्लस हो गए, बट वहाँ पे इसलिए मॉड्यूलस लगाया गया था। ठीक है, अब आप लोगों को पता चला मॉड्यूलस को लगाया गया था ताकि ये ज़ीरो ना हो। तो आंसर क्या आ रहा था, 0.05 4 बार आ रहा था। ठीक है, 4 बार 0.05 ही आ रहा था, तो 4 बार आने की वजह से ये हो जाएगा 0.20। डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.5। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन हो गया 0.5। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 6.25 प्लस माइनस 0.5 ब्रैकेट, यहाँ पे यूनिट मीटर था तो मीटर। तो इवेंचुअली मैंने रिप्रेजेंटेशन में किया क्या, रिप्रेजेंटेशन में मैंने ए का जो मीन था उसको एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा ए के साथ प्लस माइनस में लिख दिया। कैसे लिख दिया, प्लस माइनस में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ए मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा ए से दिखाते हैं। समझ में आया रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? समझ लो सब कुछ बात। मीन एवरेज मतलब सबका एवरेज निकालना चारों रीडिंग का। फिर एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, मीन को हर एक रीडिंग से माइनस करना। 6.25 मीन आया तो मैंने हर एक रीडिंग से माइनस किया। फिर मीन एब्सोल्यूट, फिर मोड क्यों लगाया, मोड इसलिए लगाया ताकि सब आंसर पॉजिटिव मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा जब 0.05 को मैंने किया सब ऐड तो मीन मुझे एब्सोल्यूट एरर का 0 मिलने लगा था, तो इसलिए मॉड्यूलस लगाते तो सबका आंसर पॉजिटिव आया। तो मुझे मिला था 0.20, उसको मैंने डिवाइड किया बाय 4,
क्योंकि 4 बार मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला, 4 ही रीडिंग थी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.5। एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या आ गया 0.5। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 6.25 प्लस माइनस 0.5 और यहाँ पे लिख देंगे मीटर, जो भी यूनिट होगी। अब समझा। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन 0.5 और ए मीन मतलब आप लोगों का जो भी आप लोगों का पहले मीन आया था वो कितना आया था 6.25 था। इससे आप लोग रिलेटिव एरर दर्शा सकते हो। ठीक है, और वहीं पे आप लोगों को परसेंटेज एरर निकालने बोला, तो बस इसी में आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100, यहाँ पे अपॉन मैंने पर्पल से मार्क किया है। तो 0.5 था इसका डेल्टा ए मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन, डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर। इन चीज़ों को समझते चलो अभी। एब्सोल्यूट एरर, चलिए, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 6.25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 6.25। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कट सके ये। तो ऊपर हो जाएगा 5000, नीचे हो जाएगा 625। ठीक है, तो 5 से काट दो, 25 से काट दो, 25 जा, 25 2 जा 200, सो 25 8 जा। मतलब कितना परसेंटेज एरर हो रहा था वहाँ पे 8% एरर, 8% गलतियाँ हो रही थी उस मेज़रमेंट में। पूरा समझा आप लोगों को, फिर से रिवाइज़ करा दूँ। मीन मतलब चारों रीडिंग का मीन, एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन को हर एक रीडिंग से माइनस करते जाएंगे तो हम लोगों को डेल्टा ए निकलता जाएगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए का मीन, जितना एब्सोल्यूट एरर आया अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। और रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए मीन को प्लस माइनस डेल्टा ए मीन से प्लस माइनस में लिखते हैं। फिर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलो मन करे तो। चलिए, अब आप लोगों को पूरा एरर वाला समझा। आप लोग अगर एक्सरसाइज की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एरर्स के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग टेक्स्ट बुक में चलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ मेजर्ड रिपीटेड यील्ड वैल्यूज़। ठीक है, रिपीटेडली यील्ड्स मतलब देता है ये वैल्यूज़ 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44, 5.40, 5.35। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब होता है ए मीन को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक निकाली ताकि जो पॉइंट अनक्लियर रह गया उसे क्लियर कर लें। और अगर आखिरी में भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, इतना मेहनत किया तो वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दैट इज़ ए मीन हम लोगों ने फाइंड किया तो मिला 5.472। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो रिलेटिव के लिए हम लोगों को मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम रहना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना होगा, जो मीन आया है उससे हम लोगों को सबको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबको माइनस किया गया है और मोड में माइनस किया है ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, क्योंकि नेगेटिव में आया तो क्या हुआ था हम लोगों ने देखा था। अच्छा हुआ वहाँ से हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका जब मीन निकाला गया एब्सोल्यूट एरर का, तो डेल्टा ए मीन मुझे मिला 0.0904। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन है 0.0904 और मीन है 5.472, तो आंसर मिल गया 0.017। और रिलेटिव एरर जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0.17 को, तो ये 100 से 1.7% हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अब भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि होगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लोगों को सम में एरर आए तो आप लोगों को कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, मल्टीप्लाई में एरर में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और डिवीज़न में एरर में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, when we do experiments and measure various physical quantities associated with the experiment, we must know how the error from individual measurement combine to give the errors in the final result। मतलब जैसे ए में कोई गड़बड़ी है और बी में कोई गड़बड़ी है, डेल्टा लिखा मतलब उसका एब्सोल्यूट एरर। तो ए में कोई गड़बड़ी है, बी में कोई गड़बड़ी है, तो डेफिनेट है कि जो जेड आएगा, जो भी आंसर आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, तो गड़बड़ी इसमें होनी तय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में एरर है,
ज़रूरी तो है नहीं कि दोनों एरर मिलके सब सही कर दें, तो एरर आना इसमें भी तय है। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग इसको मिनिमाइज़ करने के लिए फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो एरर इन कॉम्बिनेशन या फिर डिफरेंस, मतलब कि सम या फिर डिफरेंस, प्लस या माइनस में जो एरर आते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, हम लोग इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, दैट इज़ डेल्टा जेड। और डेल्टा जेड का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेशन देख लो, यहाँ पे दिया z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो z प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। इसके साथ हम लोग डेल्टा जेड अगर जोड़ें तो ए के साथ डेल्टा ए जुड़ेगा, बी के साथ डेल्टा बी जुड़ेगा प्लस माइनस में। तो सेपरेट किया गया तो मुझे कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इससे हम लोग कई सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे देखो, एक बार प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखो, फिर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिखो, फिर प्लस माइनस लिखो, फिर माइनस प्लस लिखो, तो इससे 4 वैल्यूज़ निकलेगी। बट चारों वैल्यूज़ में से जो सम होगा, ये जो केस होगा, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे एरर के ऐड होने के। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो, माइनस वाले में तो कुछ एरर माइनस हो जाएगा, प्लस वाले में सब कुछ आ जाएगा, माइनस वाले में इसमें भी साइन में गड़बड़ी हो सकती है, माइनस प्लस में भी कुछ एरर घट जाएगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है, दैट इज़ ये वाले में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एरर्स के आने के। तो हम लोग सम प्लस रहे या माइनस रहे, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं डेल्टा जेड इज़ इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। न्यूमेरिकल में जो पहला सम है वो इसी पर बेस्ड है, ट्राई टू डू दैट। When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities। ठीक है, जो फाइनल एरर में, फाइनल क्वांटिटी में जो एरर आता है वो दोनों का सम रहता है। या डिफरेंस रहे, फार्मूला आपको यही यूज़ करना है, प्लस रहे या माइनस रहे, फार्मूला यही यूज़ करना है। ये चीज़ ध्यान में रखो, वरना सोचोगे माइनस है तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी यूज़ कर ले। नहीं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही यूज़ करना है, प्लस रहे या माइनस। सेम कंडीशन प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए, मतलब मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए। अगर z इज़ इक्वल टू ए बी है और एक और b की यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे उसकी एरर्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो डिवाइड करो LHS को z से और RHS को AB से। तो लास्ट में ये सब जो आप लोगों को दिया गया डेरिवेशन, ये सब अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, खुद से समझ सकते हो, खुद से रीड कर सकते हो। तो लास्ट में प्लस वाली वैल्यू को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा एरर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो z में होगा वो इसकी वजह से ही आएगा। तो मल्टीप्लाई रहे या डिवीज़न रहे, वहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना है। दोनों केसेस में मल्टीप्लाई रहे या डिवीज़न रहे, आप लोगों को डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, दिस फार्मूला अप्लाइज टू बोथ केसेस। Thus when two quantities are multiplied or divided, maximum relative error in the result is the sum of the relative error in each quantity। ठीक है, रिलेटिव एरर है हम लोगों का। अब बात करते हैं पावर, जो हम लोग पावर लिखते हैं, दैट इज़ समझ लो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब इस पावर में समझ लो गड़बड़ी आ गई, तो इस पावर में जो गड़बड़ी है इसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये रैंडम एरर की बात कर रहे हैं। रैंडम एरर को किस तरीके से कम किया जा सकता है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान में है ना रैंडम एरर का टॉपिक। चलिए, सपोज z इज़ इक्वल टू ए क्यूब है, ठीक है, z इज़ इक्वल टू ए क्यूब है। तो a क्यूब है, z इज़ इक्वल टू ए क्यूब है, तो इसका मतलब a को 3 बार, सो a इंटू ए। बेसिकली ये डिवीज़न के ही फॉर्म में आ गया, तो डिवीज़न के फॉर्म में आ गया तो इसको डेल्टा ए बाय ए लिखेंगे प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों को फार्मूला मिल जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि 3 डेल्टा ए है और नीचे ए आप लोग यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ए कॉमन था तो एलसीएम ले लिया ए, ऊपर डेल्टा ए मतलब 3 डेल्टा ए। ये हो गया आप लोगों का फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डेल्टा जेड फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला दिया गया है एन डेल्टा ए, मतलब एन मतलब क्या, नंबर ऑफ़ रीडिंग। 4 है तो 4, पावर, नंबर ऑफ़ रीडिंग नहीं, ये है पावर। 4 है तो 4, 3 है तो 3, 5 है तो 5, इस तरीके से यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है। जनरल में जो जेड होता है वो इक्वल होता है ए पी बी क्यू अपॉन सी आर के। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज़ इक्वल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए, क्यू डेल्टा बी अपॉन बी, आर है यहाँ पे सी पे तो आर डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। द क्वांटिटी इज़ द फार्मूला विच हैज़ लार्जर पावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम एरर, ठीक है। जिसका लार्जर पावर रहता है वहाँ पे मैक्सिमम एरर के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा समझ ही लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर बताना है और फिर आपका पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है, आपका नहीं, फिजिक्स का।
इन द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास इतना है, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस लिखा है। 5 क्या हो गया यहाँ पे, ए मीन हो गया, और 0.015 डेल्टा ए मीन हो गया। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन और ये मीन उसका, और ये क्या हो गया, ये भी सेम ए मीन और ये एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फाइंड करना है हम लोगों को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। और क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी फार्मूला है, तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा पी अपॉन पी। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो भाई आप लोगों ने अभी अभी डिवीज़न का सीखा ना, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वहीं से ही आया है। तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो डेल्टा एम क्या है भाई 0.15, डेल्टा पी क्या है 0.2 इंटू 100। तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो 0.3, इसको डिवाइड किया 5 से तो 0.04 इंटू 100। तो दोनों को प्लस किया तो 0.07 इंटू 100, तो 7% यहाँ पे एरर हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग सबके फाइंड कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट अबाउट विच वी आर श्योर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड वन एडिशनल डिजिट अबाउट विच वी आर अनश्योर इज कॉल्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, या फिर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसको हम लोग फिर से स्क्रीन पर समझते हैं, शायद आखिरी बार स्क्रीन पर समझ रहे हैं आज के लिए, बाकी कंटिन्यू रहेगा। समझ लो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालने बोला, नहीं एरिया में तो ज़्यादा आप लोगों का होता नहीं है मिस्टेक। ये हो गया सेक्टर, आप लोगों को बोला एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स वाई फाइंड करो, बहुत फाइंड किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो एरिया फाइंड करते समय आया 3.7269। एग्ज़ाम चल रहा है, 15 मिनट बाकी है, आखिरी क्वेश्चन था, फाइंड कर लिया। तो अभी क्या हुआ, आप लोगों के मन में डाउट आया। ठीक है, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। आप लोगों का आंसर आया 3.72। अब आप लोगों के मन में डाउट आया कि एक बार चेक कर लेते यार, 15 मिनट बाकी है। फिर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, अब की बार मिला 3.73। ठीक है, फिर से मन में डाउट आया, फिर से आपने मल्टीप्लाई किया 3.72। आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं यही सही है, चलो एक बार और चेक कर लेते, अब की बार आ गया 3.74। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप लोगों को श्योर है कि आंसर तो 3 है, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई किया 3 ही मिला है, और दूसरा 7 है 7 है 7 है 7 है। तो ये जो 3 और 7 है जिनके बारे में हम लोग श्योर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो वो फिगर्स जिनके बारे में हम श्योर होते हैं कि हाँ यही होगा, और बाकी का जो डिजिट बचे हैं जिनके बारे में हम अनश्योर रहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे वो 3 था 2 था, तो आप लोग क्या करोगे, ईजी के लिए 3.7 आंसर लिख के चले जाओगे। ये कैसा है, ये हर कंडीशन में अप्लाई करेगा, क्योंकि आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इनको हम लोग बोलते हैं। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो अब कुछ रूल्स से समझ लेते हैं। चलिए, अब कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, उनके लिए रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब आप बोलोगे सर अभी आपने कुछ डिजिट दिखाए थे उसमें तो सब नॉन जीरो थे, तो सब सिग्निफिकेंट क्यों नहीं थे। भैया वो एग्जांपल के लिए बताया था कि किस तरीके से क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे लेंथ आप लोगों को दी गई है 284.3 मीटर, तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो सब सिग्निफिकेंट होंगे। और सिग्निफिकेंट कितने, 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट यहाँ पे हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, अगर नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 0.9 हो सकता है, 0.09 हो सकता है, 0.009 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो इनिशियल ज़ीरोज़ होंगे, मतलब स्टार्टिंग में एरिया दिया गया है 0.03 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इनिशियल 0 हैं ये हो जाएंगे हम लोगों के नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हम लोगों के नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब इनको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। और बाकी ये जो 3 है ये तो सिग्निफिकेंट है ही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1। अब थर्ड वाला, ऑल जीरोज़ बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब आप लोगों को एरिया मिला है, लेंथ मिला है 208.3 मीटर। यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ये 0 है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आजू बाजू के नंबर देखो, पहले देखो ये स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, स्टार्टिंग में तो 2 है, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब दूसरी कंडीशन चेक करो कि क्या इसके आजू बाजू में जो 2 डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है क्या। तो नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब 28 क्या हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट,
और दो सिग्निफिकेंट के बीच में कितना भी जीरो आ जाए सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 0 8 3 चारों डिजिट जो होंगे वो चारों सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। एंडिंग जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब 1500 आया आंसर तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, 15,000 आंसर आया तो आप यहाँ पे 5 है, 15 लाख आया, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट आप लोग बना सकते हो। एंडिंग ज़ीरोज़ हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, बट इनिशियल ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। चलिए नाउ, अगर आप लोगों की लेंथ जो है वो 125 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वहीं पे दूसरा बच्चा आया जिसने मीटर को कन्वर्ट कर दिया था सेंटीमीटर में, तो बोलेगा नहीं सर यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो करेक्ट कौन है? दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते। तो 125 वाला सही है या 12,500 वाला सही है? तो ये कन्फ्यूज़न हो गया था बहुत बड़ा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस चली। तो लास्ट में क्या तय किया गया कि हमेशा इसको ऑर्डर में लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻n, इसका ये जनरल फॉर्म है। आप लोगों को ये पता होगा, लाइट के लिए हम लोग यूज़ करते 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये रेज़ टू 8 होता है। ये कोई भी नंबर हो जो रेज़ टू में हो उसको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट बोलते हैं, उसको सिग्निफिकेंट बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 125 लिखा था, तो ये 125। अब इसको बोला गया कि मैग्नीट्यूड में लिख के लाओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो ये लिखेगा 125 × 10⁻²। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब कंडीशन सही है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ a × 10⁻n इज़ द जनरल। समझ में आया? टू अवॉइड कन्फ्यूजन एवरी मेजरमेंट मस्ट बी रिटन इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। कन्फ्यूज़न हटाने के लिए ऐसा बोला गया कि जो भी बड़ी मेजरमेंट है उनको हमेशा, जो कोई भी मेजरमेंट है उसको आप लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना। नाउ 125 × 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर लिख दिया गया, और इसने 1.25 × 10⁵ सेंटीमीटर लिख दिया गया। अब इक्वल है, 3 सिग्निफिकेंट है, सही हो गया ना। अब बात करते हैं हाउ टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। आज तक हम लोगों ने क्या सीखा था? 3.65 दिया है, यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो एक यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो 3.66 हो जाता है। या 3.77 है, यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा है तो 3.8 हो जाएगा। फिर 3.84 है, यहाँ पे 5 से बड़ा है नहीं तो इसको 3.8 कर देंगे। तो इसको राउंड ऑफ हम लोगों ने आज तक सीखा था, बट आज हम लोग उसके रूल से सीखेंगे। क्योंकि आप लोगों ने अपने आंसर जब चेक करते होंगे मैथमेटिक्स के पीछे, तो कभी आपको मिलता होगा कि कई सारे डिजिट में लिखा है, पॉइंट के बाद कई सारे डिजिट है, कई में आप लोग देखते होगे सिर्फ 2 ही डिजिट है, कई में देखते होगे 1 ही डिजिट है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 1.5 घंटा हो गया, इसके बाद वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, रूल्स टू राउंड ऑफ। सबसे पहला बोला है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल क्या बोलता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ कर दो। इसीलिए जो सेगमेंट का आंसर आपका आता था 9th 10th में 7.4 का एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका आंसर जो रहता था वो 4 डिजिट तक जाता था। क्यों? 3 ही डिजिट में यहाँ पे बोला है, बट क्यों जाता था? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ऑल इनिशियल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो शुरुआती समझ लो 0.0 से आंसर शुरू होता था, तो उसके बाद 3 डिजिट तो लिखना है, तो 3 to 6 इस तरीके से 4 डिजिट तक आप लोगों का आंसर 5 डिजिट तक जाता था सेगमेंट वाला। तो थोड़ा बहुत आप रिलेट करो उसको, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो 4.364 है अगर, तो इसको 4.36 लिखेंगे, 367 है तो इसको 4.37 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखो। अगर लास्ट डिजिट नंबर का 0 है और 0 के पहले कोई ऐसा डिजिट है जो इवन है, मतलब 4.365 है और 0 है, ठीक है, 4.3650 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 0 दिखा और 0 के पहले ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ही आपको राउंड ऑफ करना है। अगर यहाँ पे 0 है तो ये 0 पे सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है। पहले हम लोग इवन का समझ लेते हैं। देखो 4.3650, यहाँ पे 50 है आप लोगों का, 0 तो राउंड ऑफ होगा नहीं, 5 राउंड ऑफ होगा। तो 5 तब राउंड ऑफ होगा जब 6 इवन नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ क्या है, 0 है। अगर 0 की जगह 2 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता, 3 होता तो राउंड ऑफ हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ये राउंड ऑफ कब होगा? जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा, यहाँ पे ऑड नंबर होगा तब राउंड ऑफ होगा, बट यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो इसको 4.36 लिख के छोड़ देंगे। ये कंडीशन सिर्फ तब अप्लाई होगी जब यहाँ पे 0 होगा। 0 के अलावा कोई और नंबर रहा तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ और राउंड ऑफ कर सकते हो, बट अगर ऑड रहा वहीं पे
जैसे 4.3750 है तो यहाँ पे तो 0 है, 5 को राउंड ऑफ करना है तो इसके साथ इवन नंबर नहीं है, इसके साथ ऑड नंबर है, ये 4.38 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करने की कला आनी चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं लास्ट में, तो उन क्वेश्चन में आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी है, कहीं पे वॉल्यूम फाइंड करके से राउंड ऑफ करना है, कहीं पे डिवाइड करके, तो चलिए एरिया फाइंड करके, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो लास्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, पहला टॉपिक वो है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, समझ लो आपको बोला 1.34 प्लस 1.1 को ऐड करो और राइट अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको ऐड करना था, 1.44 ऐड कर लिए, बच्चों वाला सम था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको 1.44 लिखे या इसको 1.4 लिखे, एक में लिखे या दो में लिखे, ये प्रॉब्लम है। तो क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है 1.44, मैं दोबारा लिख देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, ये देखना है यहाँ पे सबसे मिनिमम डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद, वो देखना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो मिनिमम डिजिट 1 है। ठीक है, मिनिमम डिजिट 1 है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। तो आप लोगों का जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ मिनिमम एक ही है। वहीं अगर 5 3 नंबर का हो जाता और ये 2 नंबर का हो जाता तो मिनिमम 2 हो जाता और ये 3 हो जाता, तो 3 2 में छोटा कौन, 2। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद हम लोग रख सकते थे, बट अभी ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो ये आंसर 2.4 आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे देखो लिखा है अच्छे से, आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स बट आफ्टर दिस वी हैव ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो मिनिमम देखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन में भी मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही रखना है। आंसर भले ही 2.44 आया था, बट उसको 2.4 लिखना है। चलिए और देखते हैं 3.46 प्लस 1.2, इसको ऐड करो 664। यहाँ पे देखो मिनिमम डिजिट 1 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी 1 ही रहना चाहिए, तो 6 कट जाएगा, तो ये 4.7 आंसर आ जाएगा। चलिए एक सब्ट्रैक्शन, 4.432 माइनस 1.10, तो ये 2, ये 3, ये 3, ये 3 पॉइंट। अब मिनिमम नंबर्स देखो, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम 2 ही रहने चाहिए डेसिमल के बाद, तो सिर्फ इन दोनों को रखना है। तो आंसर क्या लिखोगे, 3.33। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो आप लोग पढ़ते भी चलें पॉज कर करके, तो आप लोगों को और अच्छा समझेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सेम थिंग यूज़ करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में एक अलग फार्मूला यूज़ करना है, अलग चीज़ यूज़ करनी है, जो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, और आप लोग इसके बाद रिवीजन करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, डाउट आएगा तो पूछना। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, या आपको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड राइट द आंसर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो समझ लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, उससे रिलेट कर दो। तो 1.34 इंटू 1.1 इस तरीके से हम लोग करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिल रहा है 1.474। अब प्रॉब्लम आ रही है कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रखें, तो इसमें हम लोग पॉइंट से रिलेट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। इसकी बात करें तो ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 1.34 इंटू 1.1, आंसर आया था 1474, यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम दोनों में से, तो आंसर भी सिर्फ 2 में आना चाहिए। तो आंसर विल बी 1.5, क्योंकि यहाँ पे 7 है। चलिए एक और है क्वेश्चन, इसके बाद देख लेते हैं, लास्ट है 125.02 इंटू 0.029। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मिला 3.62588। ठीक है, तो यहाँ पे 0.029 है, बट मैंने क्या बताया था कि ऑल इनिशियल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, तो 29 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, मतलब 2 डिजिट। ऊपर भी एक बार नज़र डाल लो, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो कम कौन है, 2, तो आंसर 2 में आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9, ये 6, ये 3, तो आंसर 3.63, और फिर लास्ट में 3.6 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में डिवीज़न में यही रूल आप लोगों को यूज़ करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फॉर दिस चैप्टर।
और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत मज़ा होगा, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा चैप्टर। और अगर चैप्टर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट डालें कि नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए, तो मैं अगला चैप्टर भी लेकर आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड टू माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट वीडियोज़ फर्स्ट।